आज हम कंपैरेटिव इनकम नहीं, लास्ट क्लास में ना मैंने परपेचुअल पीरियड लाइफो फाइफो और एवरेज का कंपैरिजन आपको करवा दिया था। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखने का काम कम होगा इसमें, लेकिन ये है बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन हमने निकाला है, ड्यूरिंग द ईयर 2014 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अपेयर इन द लेजर कार्ड ऑफ जावेद इन कंपनी। ये पेरियोडिक का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए शुरू में बैलेंस दिया हुआ, फिर परचेज 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 परचेज, सिर्फ परचेज ही हो रही है, और नीचे फिर इन्होंने हमें कहा है कि आप वेटेड एवरेज से करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से करें और लास्ट इन फर्स्ट आउट से करें। मैं ये क्वेश्चन इस वजह से उठा रहा हूँ, आपको तो पेरियोडिक आता है, आपको तो पेरियोडिक में एंडिंग इन्वेंट्री भी निकालनी आती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, ग्रॉस प्रॉफिट भी। इस क्वेश्चन को उठाने का एक मखसूस मकसद है, वो मकसद ये है कि हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में ये होता है कि आप फाइफो, लाइफो और एवरेज तीनों के इनकम स्टेटमेंट एक साथ बनाते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री के दरमियान, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दरमियान और प्रॉफिट के दरमियान के तीनों मेथड्स को यूज करने से इन चीज़ों में क्या डिफरेंस आएगा। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैंने आप लोगों को इन्वेंट्री कार्ड भी मैं बना के लाया हूँ, क्योंकि इन्वेंट्री कार्ड को बनाने का तरीका वही होगा। एंडिंग इन्वेंट्रीज भी तीनों मेथड की मैंने कैलकुलेट की हुई है, हम इसके आगे से काम करेंगे। जी बंद करें बेटा गेट। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया, बैलेंस पड़ा हुआ है 1,05,000 यूनिट थे और एक यूनिट 6.2 का था, फिर इन्होंने ये सारी परचेजेस दे दी। तो सबसे पहले पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या किया जाता है, क्वांटिटी शेड्यूल बनाया जाता है, और क्वांटिटी शेड्यूल में तमाम बिगिनिंग इन्वेंट्री और परचेज को लिखने के बाद आप ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि सेल किया है इन्होंने कितने यूनिट्स, 3,05,000 यूनिट सेल की, एक यूनिट 20 रुपए, ये सेलिंग प्राइस है। अब हमने यहाँ पर देखें ये इन्वेंट्री में क्वांटिटी शेड्यूल बनाया हुआ है, वही बिगनिंग इन्वेंट्री सवाल से मैंने कॉपी करके मल्टीप्लाई कर ली, सबको सम किया, तो अवेलेबल फॉर सेल में यूनिट्स आ गए 4,88,000 और कॉस्ट आ गई है 33,74,400। फिर इन्होंने बताया कि यूनिट कितने सेल हुए, 3,05,000। देखिए क्वेश्चन में 3,05,000 यूनिट सेल हो गए टोटल में से, तो फिर एंडिंग यूनिट्स कितने हो गए, 1,83,000। अब हम लोग क्या करते थे लाइफो फाइफो में, ये जो एंडिंग यूनिट्स है ना, पहले इनकी कॉस्टिंग करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसके बाद मालूम करते थे। जब भी वो आपसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मांगेगा वो आपसे बोलेगा सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मांगेगा। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के अंदर निकालेंगे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट नहीं, अगर मांग ले तो निकाल दें आप, वरना निकालने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखिए इसने क्या बोला है, इसने रिक्वायर्ड में कहा है कि आप एंडिंग इन्वेंट्री अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मालूम करें December 31 को, यानी इसने सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्रीज मांगी है वेटेड एवरेज से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से और लास्ट इन फर्स्ट आउट से। और बी में बोल रहा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मांग रहा है आपसे। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पेरियोडिक में बनाया जाता है, परपेचुअल में बनाने की जरूरत नहीं है आपको, पेरियोडिक में मांगता है नॉर्मली, परपेचुअल नहीं बन सकता है। तीनों की सेल लिख दो, तीनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट आएगी ना उसमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री निकाली, कितने यूनिट्स बच गए, 1,83,000। तो 1,83,000 फाइफो में कहाँ से बचेंगे, नीचे से। ये तो कौन कौन से बच जाएंगे बेटा, 98,000 यहाँ से बच जाएंगे, 98,000 बाकी इसमें से ही बचेंगे, इसमें से ही बचेंगे। तो हमने ये एंडिंग इन्वेंट्री देखे कंप्यूट कर ली, 98,000 यूनिट्स एंड वाले बच गए, 75 पूरे ऊपर वाले और 10,000 भी बच गए। तो ये एंडिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई 13,99,900। इसी तरीके से हमें लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री में निकाली, लाइफो में नीचे वाले बिकते हैं, बचते ऊपर वाले हैं। तो 1,05,000 ऊपर वाले बच गए बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले, फिर परचेजेज ये बच गई है, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री लाइफो की आ गई। ये असल में क्वेश्चन में शुरू से करवाऊँ ना तो मुझे ये एंडिंग इन्वेंट्री और ये सब बनाने में ना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं बचा रहा हूँ टाइम। फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट में क्या किया आपने, पहले रेट निकाल दिया, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्वांटिटी शेड्यूल से मैंने उठाई है, यूनिट्स उठाए, रेट निकाल दिया। फिर जो यूनिट बच गए 1,83,000 उसको मैंने इस रेट से मल्टीप्लाई करके एंडिंग इन्वेंट्री निकाल ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाली। तीनों की एंडिंग इन्वेंट्रीज हमारे पास आ गई हैं। अब हमें बनाना है एक इनकम स्टेटमेंट तीनों का मिलाकर, उसके लिए हमने यहाँ पर ये देखें जावेद इन कंपनी इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव और फॉर द पीरियड एंडेड, ये हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तीन इसमें देखें, ये लाइफो का सेक्शन है, फाइफो का, ये लाइफो का सेक्शन है और ये वेटेड एवरेज का सेक्शन पूरा आपको यहाँ नजर आ रहा है। अब इनकम स्टेटमेंट पेरियोडिक का बना के आ रहे हैं पीछे, जब मैंने अकाउंटिंग साइकिल आपको करवाया था तो उसने बताया था क्या आती है, पहले सेल्स, फिर लेस करते हैं सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, नेट सेल्स आती है, फिर लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग आएगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पेरियोडिक में पता नहीं होती, तो हम क्या करते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखेंगे,
परचेजेज ऐड करेंगे, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट लेस करेंगे, वो इनकम स्टेटमेंट याद करना है आप। कल या परसों मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करवाऊंगा क्लास में ही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वो आप रिवाइज करके रख लीजिए। अब वो इनकम स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे किसकी, रेवेन्यू की। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हेडिंग रेवेन्यू की आती है। इधर आपको सेल्स लेके आनी है। सेल्स हमारे सोल्यूशन में नहीं है, सेल्स आपको यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कितने यूनिट सेल किए इन्होंने, 3,05,000। एक यूनिट कितने का सेल किया, 20 रुपीज का, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। देखिए पीरियोडिक हो, पीरियोडिक में लाइफो हो, फाइफो हो या एवरेज हो, सेल्स तीनों की सेम होती है। तब्दीली किन किन चीजों में आती है, एंडिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट्स। क्योंकि असल में मसला है एंडिंग इन्वेंट्री का है। तीनों के एंडिंग इन्वेंट्रीज के अमाउंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो पहले हम सेल्स लिखेंगे यहाँ पर, कैसे, हम बोलेंगे भाई सेल्स, इस वजह में कोई सेल रिटर्न नहीं है, कोई सेल डिस्काउंट नहीं है, तो 3,05,000 मल्टीप्लाई बाय ₹20। तो हमारी सेल्स फाइफो में भी वही आएगी, 3,05,000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितनी आ गई, 61 लाख। लाइफो में भी सेल्स वही आएगी। ये तीन इनकम स्टेटमेंट एक साथ बन रहे हैं, और वेटेड एवरेज के अंदर भी वही सेल्स आएगी हमारी। अब अगर सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट होता तो इसमें से लेस कर लेते, लेकिन नहीं है, तो यही सेल्स हमारे पास कॉपी हो जाएगी। सही है भाई, और यही क्या बन जाएगी हमारी नेट सेल्स। ये हमारी नेट सेल्स बन जाएगी। यहां तक का इनकम स्टेटमेंट वही है जो पुराना हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करनी होती है। अगर ये परपेचुअल होता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्ट लेस कर देते आप, लेकिन ये पीरियोडिक है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पोर्शन इनकम स्टेटमेंट अभी आपको पक्का याद नहीं हो, अभी प्रैक्टिस के बाद याद हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, परसों प्रोबेबली हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ क्लास में करवा दूँ। फिर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, पास पेपर के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा आप उसके, जो मैं बोलूँ वो वाले। सही, क्योंकि पहले आपके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो आप निकाल दी गई है सिलेबस से, तो कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे, मैं इंटीमेट कर दूंगा, ये वाले करो सारे। तो सारे क्वेश्चन पास पेपर वाले, पास पेपर मैंने साइन किए मैं आपको। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ना आपको सबसे पहले बिगनिंग इन्वेंट्री ले जानी, उसमें ऐड करनी है सारी परचेजेस, टोटल आएगा, उसमें से लेस कर देना है आपको, एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, इसमें बिगनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटी शेड्यूल में नजर आ रही है आप, ये रही बिगनिंग इन्वेंट्री, कितनी है, 6,51,000। देखिए आपने पीछे जो पीरियोडिक के क्वेश्चन लाइफ ऑफ फाइफो एवरेज के किए ना, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाल ली थी। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता हमें, पता भी हो तो डायरेक्ट पीरियोडिक में लेस नहीं करनी है आपको इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त यही पैटर्न है जो आपको बताया गया कि पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री लेके जाओ, कितनी, यहाँ लिखे बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा, 6,51,000। तो आप यहाँ पे तीनों जगहों पर 6,51,000 की इन्वेंट्री लेके चले जाएंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं होता, पीरियोडिक हो या परपेचुअल, सॉरी लाइफ हो, फाइव हो या एवरेज हो, बिगिनिंग इन्वेंट्री तीनों की क्या आ गई, सेम आ गई। टाइम पे नहीं आओगे तो पता ही नहीं होगा क्लास में हो क्या रहा है। अब इसमें आप परचेजेस क्या कर लेंगे, सारी परचेज एक साथ एक ही हेड लिखकर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर परचेजेस का टोटल आएगा एक साथ। इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस की रोज नहीं बनती, इनकम स्टेटमेंट में रोज नहीं बनती, क्वांटिटी शेड्यूल में रोज बनती है। ये क्वांटिटी शेड्यूल में देखें, ये परचेजेस है सारी, इनकम स्टेटमेंट में आप परचेजेस का सम लेकर जाएंगे। तो परचेजेस का सम कैसे करेंगे आप यहीं पर डायरेक्ट इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें। कितना आ रहा है सम, 27,32,400। यहाँ पे मैं करके दिखाया था आपको। आप ये सारी परचेजेस को अपने कैलकुलेटर से सम कर लीजिएगा। ये आ गया 27,23,400। ये आपकी परचेजेस है। इसको आप अपने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे। सही है। इसी तरीके से यहां पर भी हमारे पास परचेज आ गई और यहां पर भी परचेज आ गई। परचेज तक देखें सारी चीजें सेम है। अब इनको आप सम कर लेंगे। सम करके आपके पास क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। वैसे इनकम स्टेटमेंट जो आपने पीरियोडिक का पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल में, उसमें और क्या था, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन इन, नेसेसरी पेमेंट्स, वो इसमें नहीं दी ना। तो बस बिगनिंग इन्वेंटरी में परचेज सम कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, बेटा हमने नया एक क्वेश्चन ज्वाइन किया जावेद इन कंपनी का, इसमें हम ये सीख रहे हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है।
और उसका मैंने क्वांटिटी शेड्यूल और एंडिंग इन्वेंट्रीज फाइंड आउट की हुई है, घर से करके लाया हूँ, सही है। अब इसको सम कर लें आप। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ये एग्जामिन हो सकता है और इस पर कॉमेंट भी पूछ करवाए जा सकते हैं आपसे, सही है। ये हमारे पास यहाँ तक का इनकम स्टेटमेंट ना तीनों में सेम होता है। अब आएगा चेंज, क्यों? क्योंकि लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री अगर प्राइसेस कॉन्सिस्टेंटली बढ़ रही है तो ज्यादा होगी, लाइफो की एंडिंग इन्वेंट्री सबसे कम होगी और एवरेज के दरमियान में होगी, तो फिर तीनों के अमाउंट क्या हो जाएंगे? हाँ, तो अब हम लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री। ये एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? देखिए मैंने इसको बोल्ड भी किया हुआ है ये बताने के लिए कि यहाँ से चेंजेस शुरू हो गई है। एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ से लाएंगे आप? ये आपने कैलकुलेट की हुई है, देखिए आपने FIFO की एंडिंग इन्वेंट्री ये कैलकुलेट की हुई है, इसको आप यहाँ से यहाँ ले आएंगे और लेस कर देंगे जी। ये आ गई हमारी कौन सी एंडिंग इन्वेंट्री? कितनी एंडिंग इन्वेंट्री थी? 13,99,900। तो यहां पर हम इसे माइनस करेंगे, माइनस 13,99,900, ये इसमें से लेस हो जाएगी, सही। इसके अलावा यहां पर भी एंडिंग इन्वेंट्री हमें देखनी पड़ेगी और इसके एंडिंग इन्वेंट्री हमें कहां मिल रही है? ये बराबर में 11,25,500। तो अब यहां पर आए माइनस 11,25,500, ये इन्वेंट्री यहां से लेस हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एवरेज की एंडिंग इन्वेंट्री वो भी हमने फाइंड आउट की हुई और वो ये रही कितनी? 1,265,400, 1,265,400। ये हमारी तीनों एंडिंग इन्वेंट्रीज है कि डिफरेंट है। और सबसे ज्यादा एंडिंग इन्वेंट्री किसकी है? FIFO की। और सबसे कम एंडिंग इन्वेंट्री किसकी है? LIFO की। और ये क्यों होता है ये हमने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। अब आप अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करके यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेके आ जाएंगे। यानी ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ गई। इधर आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको पहले से आता है, ये जस्ट हम लोग फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि भाई ये बनाना होता है। इसको भी लेस कर लिया और इसको भी लेस कर लिया। सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसकी है? LIFO की। और LIFO में सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती थी ना, इसी वजह से इसको हमने मना किया है, बताया था ना हमने लास्ट टाइम बताया था। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल में से माइनस कर लें। ये आपकी रेवेन्यू है और इस रेवेन्यू में से आप जो है अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेंगे। यानी ये आपकी रेवेन्यू है, इसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे, प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से आप तीनों का प्रॉफिट निकाल लें। ये प्रॉफिट आ गया। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है? FIFO का। और सबसे कम प्रॉफिट देख लें आप किसका है? LIFO का है। अब यहां पर ये काम खत्म नहीं हुआ, इन्होंने हमसे कुछ और चीजें भी मांगी है। क्या बोला है इन्होंने? देखें, इन्होंने ये कहा है कि प्रिपेयर वैसे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यही खत्म हो गया, टाइम पे आइए। प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ 3 अल्टरनेटिव इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड्स। वो हमने इफेक्ट शो कर दिए। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, देखिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना उसकी भी काइंड्स होती हैं। ये लोग क्या करते हैं? सेलिंग एक्सपेंस एक कैटेगरी बना देते हैं, एडमिन एक्सपेंस की एक कैटेगरी बना देते हैं, और इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस बचते हैं ना ऑपरेटिंग में उसको डाल देते हैं जर्नल एक्सपेंस में। कुछ ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन कैसे कर रही है। तो इन्होंने तो मिला के लिखा हुआ है, सेलिंग एंड एडमिन सब मिला दिए इन्होंने। सेलिंग एंड एडमिन कितने हैं? 5 लाख रुपए। अब मुझे बताएं ये सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस किस में होंगे? 5 लाख। FIFO में, LIFO में या एवरेज में? तीनों में यही होंगे। बेटा गेट बंद कीजिए प्लीज। तो आप लेस कर लेंगे सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, यानी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही बोल रहा है। कितने कितने हैं ये? 5 लाख। तो तीनों में 5 लाख के ये एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे। तो ये भी वही बात हो गई, सही है, इसमें सिमिलर है। अब चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि अब प्रॉफिट निकलेगा और ऊपर ही अमाउंट तीनों के डिफरेंट है, तो यहां भी डिफरेंस आ जाएगा। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा? नहीं, नेट प्रॉफिट नहीं है। आप देखें क्वेश्चन में, देखें क्या लिखा हुआ है? टैक्स रेट कितना है? 45%। तो देखिए जब आपका प्रॉफिट आ जाता है ना और इंटरेस्ट और टैक्स हो तो इंटरेस्ट पहले लेस होता है, टैक्स बाद में लेस होता है, लेकिन इंटरेस्ट इस सवाल में नहीं है। तो हम डायरेक्ट टैक्स लेस करेंगे। 45% टैक्स है हमारा, तो इसको हम बोल देंगे इनकम बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले की इनकम है ये। कितनी है? या आप तीनों के अमाउंट निकालें। सबसे ज्यादा इनकम आएगी किसकी? FIFO की आएगी, क्योंकि उसमें इन्वेंट्री ज्यादा होती है और प्रॉफिट उसमें ज्यादा होता है।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होती है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में आ रहा है देख लें आप, FIFO में आ रहा है, 36 लाख का है, और सबसे कम देखें 33 लाख हमारे पास LIFO में है, और ये दरमियान में आ रहा है 34 लाख। अब इस पर टैक्स लगेगा, और इनकम टैक्स लेस होता है, लेस इनकम टैक्स। कितना टैक्स बता रहे हैं? 45%। तो आप तीनों में 45% इनकम टैक्स लेस कर देंगे। किस पर लगेगा? ये जो इससे पहले प्रॉफिट आया ना, इस पर लगेगा ये जी। कितना कितना टैक्स आ रहा है इसका? 45%। ये टैक्स आ गया देखिए, और फिर अगला भी टैक्स निकाल लें आप। ये कोई मैंने चीज छोड़ी तो नहीं है? बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड किया, ओके सही है। अब आप मुझे बताइए, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा फाइनल। तो सबसे ज्यादा टैक्स आप किस पे दे रहे हैं? देखिए LIFO में सबसे ज्यादा टैक्स है, FIFO में या एवरेज में? FIFO में। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है, और LIFO का प्रॉफिट कम था, उसमें सबसे कम टैक्स है। देखें सबसे ज्यादा टैक्स ये है, ये दरमियान में है, और ये सबसे कम टैक्स है। इसी वजह से लोग LIFO को यूज करते थे, इसकी वजह से प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। ओके, तो अब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा किस में आएगा? FIFO में ही आएगा। तो ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इसमें कंपैरिजन हो रहा है किस किस का? एक मिनट रुकिएगा। $1994025। ओके, तो ये हमारा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो गया। ये इसमें रोज जो है ना वो इजाफी हैं शायद। ओके, तो अब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद ये बस छोटा सा ये काम था, ये हमने कर लिया। अब हम अपने अगले नेक्स्ट सेक्शन में जा रहे हैं। असल में ये मुझे लास्ट क्लास में करवाना था, लेकिन टाइम नहीं बचा था, इस वजह से फिर हमने इस क्लास में कर लिया। अब हम जा रहे हैं आगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू में मैंने बता दिया। ओके, हम आज वो चीज़ पढ़ेंगे जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री में एरर आ जाए काउंटिंग में तो क्या होगा। सही है, उसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ जब क्लास खत्म हुई तो मुझे याद आया कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बाकी है, तो पहले क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया। हर क्वेश्चन में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बन सकता है, और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पीछे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे खुद ब खुद निकल जाएगी। और इसमें अहम चीज़ क्या है कि जब आप ये बनाएंगे ना सेक्शन, तो आपको बिगिनिंग इन्वेंट्री लिखनी है, और यहाँ पे सारी परचेजेस का टोटल लिखना है। जबकि यहाँ पर हमें सोल्यूशन में ना सारी परचेजेस का टोटल क्वांटिटी शेड्यूल में नजर नहीं आएगा। तो आप एक काम करें, इसमें से अवेलेबल फॉर सेल में से बिगिनिंग इन्वेंट्री को लेस करके इसका अमाउंट निकाल के कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में लेके चले गए। चले बस शुरू करते हैं आज। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाए या अंडर स्टेट हो जाए तो क्या होगा, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाई हुई है, आप इसको देखें। दिस इज अवर इनकम स्टेटमेंट। नॉर्मल से इनकम स्टेटमेंट बनाया, लेकिन हमने ये पार्शियल बनाया। पार्शियल मतलब कंप्लीट नहीं है ये, मतलब इसके नीचे भी इनकम स्टेटमेंट होता है ना। ग्रॉस प्रॉफिट के आगे क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होते हैं। तो इस इनकम स्टेटमेंट में क्या नजर आ रहा है? क्या पढ़ रहे हो हम? नया टॉपिक, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द इफेक्ट्स इफ एंडिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड। इसको ये नहीं बोलेंगे कम हो गई बढ़ गई, इसको ओवर स्टेट। अगर कोई भी अमाउंट गलती से आपसे ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसके लिए अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट की टर्म यूज होती है। अगर कोई अमाउंट आपने गलती से बढ़ा दिया है, हम बोलेंगे ये ओवर स्टेट हो गया था। अब सही करेंगे तो फिर इसको अंडर स्टेट नहीं करेंगे, डिक्रीज करेंगे। और कोई अमाउंट अंडर स्टेट हो गया था तो उसको सही करने के लिए इंक्रीज करेंगे। अब आप बोल रहे हैं एक अमाउंट अंडर स्टेट हो गया था, मैंने ओवर स्टेट कर दिया, तो ये तो फिर इसका मतलब क्या है कि पहले 10 रुपए से कम था, आप 10 रुपए से बढ़ा दिया तो गलती। तो ऐसा नहीं बोलेंगे आप। अंडर स्टेट हो गया था तो बढ़ाकर सही कर लेंगे, ओवर स्टेट हो गया था तो कम करके ठीक करेंगे। अब आपका ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये हमने बनाया है, ये हमारा एक ऐसी सैंपल इनकम स्टेटमेंट। इसमें देखिए आप, हमारे पास सेल हुई है 5 लाख की इस साल, बिगिनिंग इन्वेंट्री 2 लाख की थी, 6 लाख का हमने साल के दौरान परचेज किया, अवेलेबल फॉर सेल आ गया 8 लाख। अपना दिमाग रोशन रखिएगा अभी, हाँ बिल्कुल अटेंटिव होके बैठे। 8 लाख की अवेलेबल फॉर सेल हो गई। इस साल जो एंडिंग इन्वेंट्री बची वो 3,50,000। तो 8 लाख में 3,50,000 बच गई।
FIFO से निकली एंडिंग इन्वेंट्री या LIFO से निकले या एवरेज से निकले, इसमें हमें कोई डिस्कशन नहीं करनी। किसी भी मेथड से निकली 3,50,000 की इन्वेंट्री आई, अवेलेबल फॉर सेल में से लेस किया तो 4,50,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा, और फिर हमारा प्रॉफिट हमने लेस किया तो कितना आ गया 50। अब ये एंडिंग इन्वेंट्री अगर मैं कर दूं क्या, ओवर स्टेट बढ़ा दूं, अब आप खुद देखें यहां तक का सही बनाया हमने। एंडिंग इन्वेंट्री काउंट करने के स्टोर रूम में तो एंडिंग इन्वेंट्री 3,50,000 के बजाय मैंने 4 लाख रुपए काउंट कर ली, तो इसको 4 लाख रुपए लिखूंगा ना, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ये कम होके 4 लाख हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको 4 लाख कर दूं अभी आपके लिए, वापस करवा लेंगे इसको, 4 लाख रुपए किया तो यहां पर देखिए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 4 लाख हो गया। पहले कितना था 4,50,000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा था, देखिए आप पहले प्रॉफिट आ रहा था 50,000, जैसे ही मैं अब इसको ओवर स्टेट करके 4 लाख करूंगा, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसको देखें हमने ये कंपैरिजन में ये बनाया हुआ। अब इसको आप कंपेयर करें, आगे फिर वही इफेक्ट्स आएंगे, हम ग्रॉस प्रॉफिट तक ही एनालाइज कर लेंगे ना, आगे वही इफेक्ट्स आते हैं कि अगर 3,50,000 की एंडिंग इन्वेंट्री को मैं 4 लाख कर दूं, बाकी इनकम स्टेटमेंट वैसे बना हुआ है, ये ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट है, ऊपर जो लिखा है क्या लिखा हुआ है, ईयर 1 ओरिजिनल, इसको कंसीडर नहीं करें आप, अभी छोड़ दें इसको। ईयर 1 की ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट है, यानी असल में ये बननी चाहिए थी, लेकिन हमने एंडिंग इन्वेंट्री को 3,50,000 के बजाय क्या लिख दिया 4 लाख। अब क्या हुआ, 4 लाख होने की वजह से अब ये जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री ना, इसी में से निकलती है अवेलेबल फॉर सेल में से। अवेलेबल फॉर सेल के 2 हिस्से बनते हैं, कुछ अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है, कुछ अमाउंट एंडिंग इन्वेंट्री में आता है। तो एंडिंग इन्वेंट्री 3,50,000 के बजाय 4 लाख कर दिया आपने, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,50,000 से कम होकर 4 लाख रह गया, और प्रॉफिट 50 के बजाय 1 लाख हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट करोगे प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा, इसको ऐसे याद करना है। एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट करोगे तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा। देखें एंडिंग इन्वेंट्री 3,50,000 के बजाय 4 लाख की, यहां तक का इनकम स्टेटमेंट, ये जो 8 लाख तक का इनकम स्टेटमेंट है, दोनों सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अभी ये बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, इस बात से गौर से सुनना जरूरी है। एंडिंग इन्वेंट्री को मैंने ओवर स्टेट किया, और ये पेपर में एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, स्टूडेंट जो है ना वो सिर्फ FIFO LIFO कार्ड वार्ड बना रहा है, उसमें लगा रहता है, ये पूछ लेगा वो। एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेट होने से प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया, अंडर स्टेट। इट मींस, अच्छा एक बात बताएं, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है बेटा, मुझे सही तरीके से करवाने दें ताकि आप लोगों को अच्छा समझ में आए, मेरा जूता है मेरे पास। ओके, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो 1 लाख हो गया, 50,000 से बढ़ गया। अब यही प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में ये कैपिटल को बढ़ाएगा, तो कैपिटल कितने से बढ़ना चाहिए था, 50,000 से। कैपिटल कितने से बढ़ेगा, 1 लाख से। तो फिर ऑनर इक्विटी बढ़ गई, तो फिर हमारी टोटल इक्विटी भी बढ़ जाएगी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट आती बनाई पीछे। और एसिड साइड कैसे बढ़ेगी, एंडिंग इन्वेंट्री आपने 3,50,000 के बजाय 4 लाख लिखी है, तो वो भी 50,000 से बढ़ जाएगी, तो टोटल एसिड भी आपके बढ़ जाएंगे और आपके करंट एसिड भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है बैलेंस शीट बराबर ही आएगी। आपने एरर तो किया, लेकिन बैलेंस शीट बराबर आएगी। क्यों, क्योंकि आपने एसिड भी बढ़ा देना है 50,000 से, एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ा दी ना, ये एसिड होता है बैलेंस शीट में जाता है, और इक्विटी भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉफिट जो आया ना आपका 50,000, यहाँ पे कैपिटल को बढ़ा देगा। तो बैलेंस शीट तो आपकी इक्वल होगी, लेकिन बैलेंस शीट में कैपिटल भी गलत है, बैलेंस शीट में हमारा एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट भी गलत है, यहाँ हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी गलत है, एंडिंग इन्वेंट्री भी गलत है, प्रॉफिट भी गलत है। एंडिंग ये पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पकड़ा गया। हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता चला और ये एरर हो गया, ये बाद के सालों में पता चला हमें। तो अगर नहीं पता चले तो फिर क्या क्या इंपैक्ट्स आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जब आप बनेंगे जाकर चीफ अकाउंटेंट, तो आपको ख्याल करना है कि एंडिंग इन्वेंट्री में एरर नहीं होना चाहिए, वरना इतनी जगहों पे एरर होगा और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत होंगे, गलत पिक्चर जारी होगी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के पास। तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना है इसका, इस वजह से आपको ये बात बताई जा रही है कि इसमें एरर नहीं करना। अगर ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, जब आप दोबारा से चेक करेंगे, ऑडिटर आएगा, आगे देखेंगे उसको, और अगर फाइंड आउट हो गया तो आप इसको प्रीवियस ईयर में जाके करेक्ट नहीं करते, आगे वाले ईयर्स में ही करेक्ट करते हैं इसको। और फिर ये कैसे करेक्ट होगा और आइडेंटिफाई कैसे होगा, नहीं आइडेंटिफाई हुआ तो ये एरर रहेगा, और आइडेंटिफाई हो गया तो फिर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे सारे, और आप रिवाइज करके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बताएंगे कि भाई यही प्रॉफिट होते अगर हमारी एंडिंग इन्वेंट्री सही काउंट होती तो। अभी तो हमें ये देखना है ना
कि अगर एरर आया तो क्या होगा, उसके बाद हम इस चीज को भी देखेंगे कि मेरी एरर को अगर आ गया तो करेक्ट कैसे करेंगे। पहले हम ये तो देख लें कि एरर आएगा तो इसके इम्पैक्ट कहाँ आएंगे। हाँ, पता चलेगा तो करेंगे। एंडिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट हो गई, पिछले ईयर ओवर स्टेट हो गई, आपको पता चल गया, पता चल गया तो फिर आप करेक्ट पिछले वाला देखिए। आप पहले तो एक काम करें, पहले आप ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ना इसको समझ लें, मेरी बात सुनो, ये अपना सवाल लिख लें आप। जब सारे इफेक्ट्स आपकी समझ में आ जाएंगे ना, उसके बाद आप अपना सवाल मिला के मुझसे पूछिएगा, क्योंकि अभी आपको एक बात इसमें नहीं पता कि जो एंडिंग इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट हुई है ना, ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री को भी ओवर स्टेट करेगी इस साल। लेकिन ये कंप्लीट जब होगा ना, जब मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा आपके साथ, डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर सबको सारी बातें पता चल चुकी होंगी, फिर आपके क्वेश्चन की मीनिंग क्रिएट होंगे, फिर हम इस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं कि सबको सब कुछ अभी नहीं पता। तो थोड़ा सा वेट कर लें और सवाल लिख लें, तो ये सवाल का जवाब दिए बगैर हम यहाँ से नहीं भागेंगे। तो एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेट, भागने भी नहीं देंगे, एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेट होने के क्या इफेक्ट्स आए, अब आप मुझे बताएं। एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेट होने से सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स और अंडर स्टेट हुई है, बाकी सब ओवर स्टेट हुआ है। प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो गया, नेट प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो गया, कैपिटल को भी ओवर स्टेट कर दिया, एसिड भी ओवर स्टेट हो गए, करंट एसिड भी ओवर स्टेट हो गए। और अगर यही चीज हम उलट कर दें कि एंडिंग इन्वेंट्री को हम क्या कर दें, अंडर स्टेट, ये देखें जरा, ये मैंने इसकी भी एग्जांपल बनाई हुई है। एंडिंग इन्वेंट्री ऊपर कितनी है, 3,50,000, मैंने इसे कितना कर दिया, 3,20,000, 30,000 से एंडिंग इन्वेंट्री को मैंने अंडर स्टेट कर दिया। उसकी वजह से प्रॉफिट देखें ओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स ओवर स्टेट हो गया, 4,50,000 के बजाय 4,80,000 आ रहा है। और जो प्रॉफिट एंडिंग इन्वेंट्री को मैंने अंडर स्टेट किया तो प्रॉफिट भी अंडर स्टेट हो गया, 50 के बजाय 20,000 आया। जितने से एंडिंग इन्वेंट्री को आप अंडर स्टेट ओवर स्टेट करेंगे ना, उतने से ही हर जगह इंपैक्ट आ रहे होंगे। अब इस चीज को हमने एक शॉर्टकट में यहां लिखा हुआ है। मैंने इसको कैसे याद किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि एंडिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी ना, प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा। बस एक बात याद की थी मैंने, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। आप एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होता है ना, क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री एसिड है ना, उसे ओवर स्टेट करोगे तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाएगा, क्योंकि आपके एसिड बढ़ जाएंगे। हाँ, तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अंडर स्टेट हो जाएगी, और बाकी सारी चीजें ओवर स्टेट होंगी। अब इसको हमने लिखा हुआ है, देखो, इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टेटमेंट एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था तो लिख दिया था। क्या लिखा है, देखिए, एंडिंग इन्वेंट्री इज नेगेटिवली रिलेटेड विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेगेटिवली रिलेटेड का मतलब है एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट हो जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट करोगे बुशरा, एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हो जाएगी। ये बात हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड पॉजिटिवली रिलेटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम, करंट एसिड, टोटल एसिड, ऑनर इक्विटी, टोटल, बाकी तमाम चीजों से ये पॉजिटिवली रिलेटेड है। अब इसको देखो और एक्सप्लेन किया हमने। इफ एंडिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अंडर स्टेटेड। आगे देखें, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम, करंट एसिड, टोटल एसिड, ऑनर इक्विटी, टोटल इक्विटी, सब क्या हो जाएंगे, ओवर स्टेट। सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट होगा बस। अब इसी को उलट कर लें, एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट, बाकी सब अंडर स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई है, ज्यादा लिख दिया आपने, आपको मालूम है प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ओवर स्टेट, तो आप करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया ना, तो उसका क्या करोगे, अंडर स्टेट करोगे, डिक्रीज करोगे। और अगर एंडिंग इन्वेंट्री आपने जो है वो अंडर स्टेट कर दी तो आपको मालूम है इतने से प्रॉफिट क्या हो गया होगा, अंडर स्टेट, तो करेक्ट कैसे करेंगे आप, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। तो मतलब जब एरर हो जाए तो एरर का अगर इफेक्ट आपको मालूम है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपने क्या याद कर लिया, इफ एंडिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अंडर स्टेटेड। चलो एक बात याद, सारा का सारा याद नहीं किया जाता, कभी भी लिंक बना के याद करेंगे ना तो एक तो भूलेंगे नहीं आप, और याद करना आसान है। एक बात याद कर लो बस, एंडिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड, बस खत्म, और कुछ याद नहीं करेंगे, बाकी खुद याद हो जाएगा। जब एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट होगी ना, तो बाकी सब ओवर स्टेट होगा। ये याद हो गया, किसका, ओवर स्टेट का। एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट होगी, अब इसका उससे ये वाला बना लो, एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट, बाकी सब अंडर स्टेट। और एक कॉन्सेप्चुअल चीज ये है
कि जब भी आप एसिड ज्यादा लिखते हैं ना तो आपके प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होते हैं। एसिड का मतलब एसिड बढ़ा रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एसिड अगर आपने कम लिखा है तो आपके प्रॉफिट कम आ रहे होंगे। तो अगर एसिड बढ़ा रहे हैं आप तो आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, एसिड कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कम होना चाहिए। ओके, अब अगर इस साल मुझे बताएं, ये ओरिजिनल ईयर 1 है, बेटा कौन सी ऐसी चीज है जो हमने क्लास में की हो और हमने भेजा ना हो? नहीं, क्लास में जो जो चीजें डिस्कस होती हैं और हम लिखते हैं हम आपको लाजमी सेंड करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कभी हो कि मैंने कोई चीज सेंड ना की हो और क्लास में आपको दिखाई गई हो तो आप जो है मैसेज करके वो चीज लाजमी मांग लिया करें, मुझसे एरर हो सकता है, लेकिन मैं सारी ही चीजें जो हम पढ़ते हैं वो हम शेयर करते हैं। आ जाए जरा, अब फर्स्ट ईयर में एंडिंग इन्वेंट्री ओरिजिनली कितनी आनी चाहिए थी? 3,50,000। और अगर 3,50,000 ही एंडिंग इन्वेंट्री होती अगले साल ओपनिंग 3,50,000 होती, तो ये तो करेक्ट बन रहा है ना, ये करेक्ट वाला है, दिस इज द करेक्ट। फर्स्ट ईयर का ये है, और ये सेकंड ईयर में अगर आप एंडिंग ओपनिंग इन्वेंट्री सही लिखते हैं ना, एंडिंग इन्वेंट्री यहां सही होती तो यही एंडिंग इन्वेंट्री अगले साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। तो फिर ये हमारा इनकम स्टेटमेंट होता। लेकिन आपने क्या किया, आपने एंडिंग इन्वेंट्री 3,50,000 लिखने के बजाय, सॉरी पहले ओवर स्टेटमेंट का देखें, पहले ओवर स्टेटमेंट का देखें, एंडिंग इन्वेंट्री को 3,50,000 लिखने के बजाय आपने कितना लिख दिया? 4 लाख। तो एंडिंग इन्वेंट्री आपने ओवर स्टेट की कितने से? 50,000 से। तो आपकी देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आनी चाहिए थी? 3,50,000, आपने उसे कितना लिख दिया? 4 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री भी ओवर स्टेट हो गई कितने से? 50,000 से। अब इसका इफेक्ट क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज में ऐड होती है ना, अब ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज में ऐड होगी तो परचेजेस भी ज्यादा आएगा, अवेलेबल फॉर सेल भी ज्यादा आएगा। कितना आना चाहिए था अवेलेबल फॉर सेल? 8,50,000। अवेलेबल फॉर सेल बढ़ गया, और जब अवेलेबल फॉर सेल बढ़ गया और अगले साल इन्वेंट्री करेक्ट काउंट कर रहे हैं आप, तो फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितनी आनी चाहिए थी? 5 लाख। आई कितनी? 5,50,000। इसका मतलब है ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेट हो गई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हो जाएगी, ओवर स्टेट हो जाएगी। यहाँ पे बिगिनिंग इन्वेंट्री का ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि बिगिनिंग इन्वेंट्री आप बढ़ा देंगे, 3,50,000 के बजाय 4 लाख लिखेंगे तो आपकी अवेलेबल फॉर सेल 9 लाख आएगी 8,50,000 के बजाय। तो आपका जब अवेलेबल फॉर सेल बढ़ेगा तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा। 5 लाख के बजाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? 5,50,000। कैलकुलेट कर लीजिए घर में बैठ के इसको, तो आप देखिए आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? 1 लाख। अब क्या हो गया? कम हो गया। यानी जो एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट्स थे, बिगिनिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट उसके उलट है। एंडिंग इन्वेंट्री हमने ओवर स्टेट की थी तो प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया था? अंडर स्टेट, और प्रॉफिट क्या हो गया था? ओवर स्टेट। अब यही चीज बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर आप आएंगे तो बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी ना, तब उलट हो जाएगा। बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या हो जाएगा? क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा आएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडर स्टेट। अब पिछले साल का प्रॉफिट क्या हो गया? ओवर स्टेट। इस साल का प्रॉफिट क्या हो गया? 50,000 रुपए से 50,000 रुपए से पिछले साल का प्रॉफिट ज्यादा आया, 50,000 से इस साल का प्रॉफिट कम आया। पिछले साल 50,000 रुपए प्रॉफिट कैपिटल में ज्यादा गया, इस साल 50,000 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में कम गया, तो कैपिटल तो बराबर हो गया ना। कैपिटल का जो इफेक्ट था वो काउंटर, बेटा गौर से सुनना पड़ता है इसको, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप घूमते रहेंगे। मैं भी किसी भी स्टूडेंट से सारे इफेक्ट्स पूछ लूंगा, फिर आपको इज्जत दी जाएगी। सही है, तो आप गौर से सुनिएगा। एंडिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेट हो गई तो इस साल का प्रॉफिट, पार्टिसिपेट करेंगे ना, याद हो जाएगा। एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी तो इस साल का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट। और यही एंडिंग इन्वेंट्री इस साल की अगले साल की ओपनिंग बनेगी तो ओपनिंग ओवर स्टेट होगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडर स्टेट हो जाएगा। तो जितने से प्रॉफिट इस साल आपका ज्यादा आया, अगला साल उतना ही प्रॉफिट कम आ जाएगा। दोनों सालों के प्रॉफिट गलत है, लेकिन कैपिटल पर जो इंपैक्ट आया था ना वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। कैपिटल पे जो इंपैक्ट आएगा वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। क्यों काउंटर बैलेंस हो जाएगा? पिछले साल से कैपिटल ज्यादा बढ़ गया, इस साल कैपिटल कम बढ़ा, तो हिसाब किताब क्या हो गया? बराबर हो गया। इसी को अगर हम अंडर स्टेटमेंट में देखें, इधर आ जाए, पहले ईयर आपने इन्वेंट्री को 3,50,000 के बजाय कितना लिख दिया? 3,20,000। अगर 3,50,000 ही लिखते एंडिंग इन्वेंट्री को तो अगले साल की ओपनिंग भी 3,50,000 होती। तो ये तो सही वाले इनकम स्टेटमेंट है दोनों, लेकिन आपने इन्वेंट्री को 3,20,000 लिख दिया, अंडर स्टेट हो गई, जिससे प्रॉफिट भी आपका अंडर स्टेट हो गया। अब अगले साल यही इन्वेंट्री बिगिनिंग में आएगी
बिगनिंग में आने की वजह से अवेलेबल फॉर सेल आपकी कम हो गई, कितनी आनी चाहिए थी अवेलेबल फॉर सेल? 8,50,000, कितनी आ रही है? 8,20,000, 30,000 से कम हो गई। इसी 30,000 से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गई, कम हो गई। देखें 5 लाख से 4,70,000 हो गई। तो जब भी बिगनिंग इन्वेंट्री हमारी कम होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम हो जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। और प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? कितना प्रॉफिट आना चाहिए था? 1 लाख, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,30,000। अब ये सारे इफेक्ट्स याद कैसे होंगे? आपको सिर्फ एक याद करना है, और वो याद करना है एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेटमेंट का इफेक्ट। और उसमें भी एक बात याद करनी है कि एंडिंग इन्वेंट्री जब ओवर स्टेट होती है तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाता है। बस इसके अलावा अगर आप सारा याद करने की कोशिश करेंगे तो सारा भूल जाएंगे। आपको याद करना है कि एंडिंग इन्वेंट्री जब ओवर स्टेट होती है तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाता है, और बाकी सब भी ओवर स्टेट होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट हो जाती है। ये चीज याद होनी है आप, और इसको बार बार करके भी देखें घर में। आप ये इनकम स्टेटमेंट अपने पास बनाएं, एक्सेल पे बनाएं ऐसा, और इसको चेंज कर करके देखें कि एंडिंग इन्वेंट्री को कम कर दूं तो क्या इफेक्ट आ रहा है प्रॉफिट पे, बिगिनिंग इन्वेंट्री को चेंज करूं तो क्या इफेक्ट आएगा। मैं आपको ये वाला एक्सेल का भेज दूंगा, आप चेंज करते रहिएगा ये वाला पार्ट, और आप एक्सेल में चेंज करते हैं घर में, या फिर अपनी कॉपी में बना बना के चेक करते हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट करूं या ओवर स्टेट करूं तो क्या होगा। ओके, इश्यूज फाउंड, थैंक यू। अब मुझे बताएं आप, एंडिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेट हो गई तो, एंडिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेट हो गई तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अंडर स्टेट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हो जाएगी। अब बिगिनिंग के इफेक्ट्स को उल्टा है, बिगिनिंग अगर ओवर स्टेट हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट हो जाएगी और प्रॉफिट अंडर स्टेट हो जाएगा। और बिगिनिंग अंडर स्टेट हो गई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अंडर स्टेट, प्रॉफिट ओवर स्टेट। इसको बैठकर मुराकबा करना पड़ेगा इसका, ये वो मुराकबे वाली चीज है। और फिर देखिए हमने यहां पर इसको लिखा हुआ है कि अगर ओपनिंग में अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट हो तो इसमें लिखा हुआ है कि बिगिनिंग इन्वेंट्री का ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट, बिगिनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट, और नेगेटिवली रिलेटेड है किससे? ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह से। लेकिन जब एंडिंग में एरर हुआ था ना तो कैपिटल में जो एरर हुआ अगले साल वो एरर क्या हो जाता है? काउंटर बैलेंस। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इफ बिगिनिंग इज ओवर स्टेटेड, बिगिनिंग डायरेक्ट ओवर स्टेट नहीं होती, पीछे से एंडिंग ओवर स्टेट हुई होगी तो बिगिनिंग ओवर स्टेट हुई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट क्योंकि अवेलेबल फॉर सेल बढ़ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट इनकम अंडर स्टेट होगा, और कैपिटल काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस क्यों? क्योंकि इस साल प्रॉफिट क्या हो रहा है? अंडर स्टेट, कम प्रॉफिट आ रहा है। पिछले साल प्रॉफिट ज्यादा आया होगा तो पिछले साल ज्यादा प्रॉफिट कैपिटल में गया, इस साल कैपिटल में कम प्रॉफिट गया तो बराबर हो गया हिसाब किताब, कैपिटल उतना ही हो जाएगा जितना होना चाहिए था। और अगर बिगिनिंग को आप अंडर स्टेट कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अंडर स्टेट और प्रॉफिट और इनकम ओवर स्टेट हो जाएगी। तो कैपिटल क्या काउंटर बैलेंस कैसे होगा कि पिछले साल देखिए एंडिंग अंडर स्टेट हुई थी तो प्रॉफिट अंडर स्टेट हो गया था, तो कम प्रॉफिट कैपिटल में गया था, और इस दफा ज्यादा प्रॉफिट कैपिटल में गया तो बराबर हो गया कैपिटल। तो कैपिटल के इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएगा, कैपिटल काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। ओके, तो कौन ऐसा बंदा है जो मुझे एंडिंग इन्वेंट्री के सारे इफेक्ट्स बताए कि एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट के क्या इफेक्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपका सवाल ले लेंगे जो आप सवाल करना चाह रहे हो सारे। जी, एंडिंग इन्वेंट्री अगर चलिए जो मैं बोल रहा हूं वो बोले आपसे, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट, और बाकी तमाम चीजें ओवर स्टेट, और एंडिंग इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेट हो जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट, और बाकी तमाम नेट इनकम वगैरह सब अंडर स्टेट। बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट, बाकी सब अंडर स्टेट, और कैपिटल काउंटर बैलेंस, कैपिटल में नेक्स्ट ईयर काउंटर बैलेंस होगा। और अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो जाए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट, बाकी सब ओवर स्टेट और कैपिटल काउंटर बैलेंस। इसको आपको चेक करना पड़ेगा, देख के काम करना पड़ेगा। ये सारा हमने आपको ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट के इफेक्ट भी बता दिए, और ये मैंने 2 ईयर जो बनाए हैं ना इस वजह से बनाए हैं क्योंकि एक ईयर ओरिजिनल है, दूसरा ईयर भी ओरिजिनल है, लेकिन ये एंडिंग के लिए है, ये बिगिनिंग के लिए। और फिर ये है कि अगर एंडिंग ओवर स्टेट हो जाए तो क्या होगा, और बिगिनिंग ओवर स्टेट हो जाए तो क्या हो जाएगा, और अंडर स्टेटमेंट के हमने यहां पे बताए हुए। ये कौन सा है? ओवर स्टेटमेंट का, और ये अंडर स्टेटमेंट का। तो यहां भी क्या आएगा? अंडर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड, इसमें भी अंडर स्टेटेड आएगा। ओके भाई, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे
क्योंकि अगर आपकी एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो गई है तो इसकी वजह से जहां जहां इफेक्ट्स आए होंगे उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है कि जो जो इफेक्ट आया उसको उल्टा कर दो। कोई चीज बढ़ गई है उसे कम कर दो, कोई चीज कम हो गई है उसे बढ़ा दो, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। सही है, तो इसके लिए आप हैंडआउट में आए। अच्छा, ये हैंडआउट में बाकी जो क्वेश्चन है ना, जैसे ये दुनिया हो जहां मार्ट का है, इसमें भी कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मांगा हुआ है, बना लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कर लो। 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं, वो लाजमी कल करके लाना। वो अभी देखता हूं मैं कहां पर। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2, बातोक A1 क्वालिटी कंपनी फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन को करने का एक मकसद है। मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, आप परपीचुअल से भी करेंगे, पेरियोडिक से भी करेंगे। परपीचुअल में लाइफ ऑफ FIFO 2 कार्ड, पेरियोडिक में लाइफ ऑफ FIFO, क्वांटिटी शेड्यूल और एंडिंग इन्वेंटरीज निकालने। बस आप देखिए लिखा हुआ है FIFO मेथड बोथ फिजिकल एंड परपीचुअल। फिजिकल इन्वेंटरी कहते हैं पेरियोडिक को, लाइफो में बोथ फिजिकल एंड परपीचुअल। ये इन्होंने परचेज दिया हुआ है, ये इन्होंने सेल दिया हुआ है। डेट वाइज देख लेना, 6 के बाद 8 आएगा, फिर 12, फिर 13, फिर 22, फिर 24, फिर 27, फिर 29, फिर 31। सही है, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं, आप सिर्फ एंडिंग इन्वेंटरी निकाल के लेके आए। फिर हम क्यों करवा रहे हैं काम आपसे? हम तो आज असल में इफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ये बीच में एक चीज आ गई है, होम टैक्स दे रहा हूं। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? ये FIFO की जो कार्ड से एंडिंग इन्वेंट्री आया परपीचुअल में, लाइफो के उसके अंदर पेरियोडिक में भी FIFO में वही रिजल्ट आने चाहिए या नहीं? भाई आपने क्वेश्चन को FIFO परपीचुअल से किया, फिर FIFO पेरियोडिक से किया, सेम रिजल्ट होने चाहिए या नहीं? और आपने क्वेश्चन को लाइफो परपीचुअल से किया और लाइफो पेरियोडिक से किया, तो सेम रिजल्ट आने चाहिए या नहीं? आने चाहिए तो क्यों, और नहीं आने चाहिए तो क्यों? या आप इसको सॉल्व करके आपके सामने आएगी चीज, ये तो आप कल बताएंगे ना। हमें जो है हवाओं में बातें तो नहीं करनी, आप इनको सॉल्व करके लाएं और फिर आप ये देखें कि FIFO परपीचुअल और FIFO पेरियोडिक के रिजल्ट्स चेंज हैं या सेम है। फिर लाइफो परपीचुअल और लाइफो पेरियोडिक के रिजल्ट सेम है या चेंज है, ये आप घर पे जाके देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, FIFO के रिजल्ट सेम आएंगे, लाइफो के रिजल्ट सेम नहीं आएंगे। यानी FIFO परपीचुअल FIFO पेरियोडिक के आंसर्स एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सेम होंगे, जबकि लाइफो परपीचुअल लाइफो पेरियोडिक के डिफरेंट होंगे। तो आप फिर घर में ये पहले सॉल्व करें और फिर कल आके ये बताएं कि FIFO परपीचुअल FIFO पेरियोडिक के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंडिंग इन्वेंटरी वो सेम क्यों है, और लाइफो परपीचुअल लाइफो पेरियोडिक की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंडिंग इन्वेंटरी डिफरेंट क्यों है। ये आप कल मुझे बताइएगा। ये तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो असल में एंडिंग इन्वेंटरी और ओपनिंग इन्वेंटरी के अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट देख रहे हैं। तो ये आ जाए आप जरा, ये सवाल कर रहे हैं हम, जबरदस्त सवाल है ये वाला, दिस वन। जरा आप जो है दिमाग खुला रखिएगा, गौर से देखिएगा और बताइएगा कि क्या हो रहा है। ऐसे ही होगा, FIFO के रिजल्ट्स सेम होते हैं परपीचुअल पेरियोडिक में, लाइफो के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। और ये जो आपसे ना पेपर में आराम से सवाल बना लेगा, इन चीजों का जब डिस्कस हो रहा है ना, उन्हें खुद ने सवाल निकालते हैं सीए वाले और आईसीएमओ वाले। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना एंडिंग इन्वेंटरी ओवर एंडिंग इन्वेंटरी के अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट्स, लाइफो FIFO के दरमियान कंपैरिजन, लाइफो परपीचुअल लाइफो पेरियोडिक के डिफरेंट रिजल्ट होते हैं, FIFO परपीचुअल FIFO पेरियोडिक के सेम रिजल्ट्स होते हैं, FIFO लाइफो और एवरेज के दरमियान के रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है, इनके मुताबिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बना सकता है वो आपसे। आपको जो है ना तैयार ज्यादा वो चीजें करनी चाहिए जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एनुअल अर्निंग ऑफ नसीर एंड कंपनी फॉर द पीरियड 2010 to 2014 अपेयर बिलो। हमने परपीचुअल में FIFO लाइफो एवरेज पढ़ लिया, पेरियोडिक में भी पढ़ लिया, सही है। इसके अलावा हमने एंट्रीज भी देख ली परपीचुअल की, पेरियोडिक की एंट्रीज पेरियोडिक की तरीके से बनेंगी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी देख लिया, FIFO लाइफो और एवरेज का कंपैरिजन भी देख लिया, अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट देखा। आज उसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें हो गई हैं, इन्वेंटरी खत्म होने वाला है, कल इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे इसको। एनुअल अर्निंग फॉर नसीर एंड कंपनी। अब जो चैप्टर्स है वो इतने बड़े बड़े थोड़ी है, मेन चीज अकाउंटिंग साइकिल थी,
जिसकी हम परसों प्रैक्टिस भी करेंगे। सब ये सारे चैप्टर्स जो हैं इतना टाइम नहीं लेते, इतना अकाउंटिंग साइकिल लेता है। अकाउंटिंग साइकिल में लिखना पड़ता है ना बहुत सारा। एनुअल अर्निंग, अब देखिए जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन आप कर रहे हैं ये पूरे अकाउंटिंग साइकिल का एक काम है। तो जब इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त एंडिंग इन्वेंटरी लेके जाते हैं ना, वो आपको डिटरमिन करनी है, बस वो है ही। बाकी और भी तो इतने सारे काम हो रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में आपके। एनुअल अर्निंग फॉर नसीर एंड कंपनी फॉर द पीरियड 2010 टू 2014 अपेयर बिलो। अब ये इन्होंने अर्निंग बताई हुई है, मतलब इन्होंने 2010 में इनकम स्टेटमेंट बनाया तो 19,500 का प्रॉफिट आया था। प्रॉफिट हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है और लॉस को ब्रैकेट में, तो वो इनकम स्टेटमेंट इन्होंने हमें दिखाया नहीं, बस इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट दिखा दिया, 19,500 आया था। 2011 में नीचे रख के बैठो बेटा, क्लास है प्लीज। 2011 का इनकम स्टेटमेंट बनाया तो नाराज तो नहीं होते ना, नाराज तो नहीं होते ना, ईशान से बात कर रहे हैं, नाराज होते हैं वैसे आप। 2011 का इनकम स्टेटमेंट बनाया, प्रॉफिट कितना आया 20। 2012 में 2,000 प्रॉफिट आया, 2013 में 4,500 का लॉस आया, 2014 में 15,000 का प्रॉफिट आया। ये इन्होंने 5 इनकम स्टेटमेंट बनाए थे। अब क्या हुआ, अ रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड्स फॉर द कंपनी रिव्यूज इन्वेंट्री मिस स्टेटेड एज लिस्टेड बिलो। 2011 के बाद 14 के बाद जब रिव्यू करवाया, ऑडिट में ना एक रिव्यू भी होता है, रिव्यू करवाया तो मालूम चला कि भाई इन्वेंट्री जो हमने 2010, 11, 12, 13 और 14 में जो हमने इन्वेंट्री काउंट की थी ना, उसमें एरर्स थे। वो हमें कब मालूम चला, 14 के बाद। अब हम वो तमाम इनकम स्टेटमेंट जो पीछे हमने बनाए थे उनको कंपैरेटिवली उनको ठीक करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करेक्टेड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, करेक्ट और करेक्टेड में क्या फर्क होता है? करेक्ट मतलब जो फर्स्ट टाइम में सही निकला, और करेक्टेड मतलब कि कोई चीज गलत हो गई थी उसको फिर आपने सही किया तो दैट इज करेक्टेड। तो ये जो इनके प्रॉफिट थे, अगर फर्स्ट टाइम में सही होते तो करेक्ट प्रॉफिट होते, लेकिन ये रॉन्ग थे। अब हम जो नया सही प्रॉफिट निकालेंगे वो करेक्टेड होगा। अब हुआ क्या, देखिए गौर से देखिएगा, सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है। ये सारा एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ना नीचे, ये इन्वेंट्री लिखा हुआ है ना, मतलब एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री 2010 में 1500 से ओवर स्टेट हो गई, तो इसका मतलब है 2011 में ओपनिंग इन्वेंट्री भी ओवर स्टेट हो गई होगी 1500 से। वो लिखा नहीं है इन्होंने, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2011 में कुछ और नहीं हुआ, 2012 में 2800 से एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई, तो इसका मतलब है 2013 में ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई 2800 से। गौर से देख रहे हैं आप, सही है। फिर 2013 में एक और एरर हुआ कि इसकी एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट भी हुई, तो इसकी एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट हुई है, तो 2014 की एंडिंग इन्वेंट्री क्या हो गई होगी, बिगिनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेट। और 2014 की अपनी गलती भी है कि उसमें इन्वेंट्री क्या हो गई, ओवर स्टेट, तो वो फिर अगले ईयर में ट्रांसलेट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेवरल एरर्स हुए हैं, अब इसे हमें करेक्ट करना है। करेक्ट करने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट के अमाउंट नजर आ रहे हैं ना ऊपर, इन पे इंपैक्ट आया होगा ना इसका। कैसे, सिर्फ 2010 की बात करो, एंडिंग इन्वेंट्री क्या हो गई, ओवर स्टेट, तो प्रॉफिट 2010 में क्या हो गया होगा। तो ये जो प्रॉफिट नजर आ रहा है ना 19,500, असल में 19,500 नहीं है, ये 18,000 है। हमने एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट करके 1500 से प्रॉफिट ओवर स्टेट करके दिखाया हुआ है, ये गलत है। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, 1500 से प्रॉफिट को कम कर देंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे आप सोचेंगे ना तो शाम हो जाएगी आपको, तो हम आपको शाम से बचाने का एक तरीका बताएंगे। ये जो एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है, बिगिनिंग इन्वेंट्री 2011 में ओवर स्टेट हुई होगी। अब मुझे बताएं, बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट होता है और प्रॉफिट अंडर स्टेट होता है। इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट 20,000 है ये गलत है, नहीं कितना होना चाहिए था। अरे नहीं भाई, बिगिनिंग इन्वेंट्री जब ओवर स्टेट होती है तो प्रॉफिट अंडर स्टेट हो चुका होता है। बिगिनिंग इन्वेंट्री जब ओवर स्टेट होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट हो जाता है ना, तो प्रॉफिट तो अंडर स्टेट हो जाता है। तो ये प्रॉफिट कम है, इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि 1500 से बढ़ाएंगे तो 21,500 प्रॉफिट होगा। हाँ, पिछले साल एंडिंग ओवर स्टेट हुई है ना, वही एंडिंग अगले साल की बिगिनिंग बन जाएगी। तो अगर पिछले साल की एंडिंग गलत हो गई तो अगले साल की बिगिनिंग भी गलत हो जाएगी। तो पिछले साल जो एंडिंग का एरर हुआ था ना, उस एंडिंग के एरर ने पिछले साल के प्रॉफिट पे इंपैक्ट डाला। क्या इंपैक्ट डाला, एंडिंग ओवर स्टेट हुई, प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया, तो करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट को कम कर देंगे। फिर यही एंडिंग अगले साल की बिगिनिंग बनी तो वो बिगिनिंग भी तो गलत ही होगी और बिगिनिंग भी ओवर स्टेट हो गई। और जब बिगिनिंग ओवर स्टेट हुई 2011 में, तो 2011 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट और प्रॉफिट अंडर स्टेट। तो ये जो प्रॉफिट 20,000 नजर आ रहा है ये कम है, इसको करेक्ट करने के लिए 1500 से बढ़ाओगे तो ये प्रॉफिट कितना होगा,
500। इसके लिए आपको पहले एंडिंग और बिगिनिंग के इफेक्ट्स याद होने चाहिए। एंडिंग इन्वेंट्री ओवर बिगिनिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट के इफेक्ट याद होने चाहिए। दोबारा खेलते हैं, चले दोबारा खेलते हैं, ये वाला खेलते हैं 2800 वाला, बल्कि ये वाला, इधर आओ। 2013 में, सिर्फ 2013 की बात कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई। कौन सी एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई? एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई होगी तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेड हो गया होगा ना। तो प्रॉफिट को करेक्ट कैसे करेंगे? बढ़ा देंगे। तो ये लॉस आ रहा था ना आपका, अब इसको बढ़ाएंगे तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब असल में हमें ब्रेक इवन हुआ था, लेकिन लॉस दिखा दिया हमने। अब यही एंडिंग इन्वेंट्री जो इस साल क्या हुई है 2013 में, बताइए क्या हुई है एंडिंग इन्वेंट्री 4500 से अंडर से, यही अगले साल 2014 की बिगनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। तो इस साल एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई है तो अगले साल बिगनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हो जाएगी। और बिगनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड होती है तो प्रॉफिट को क्या होता है? ओवर स्टेड हो जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट जो 15,000 है ना, ये ओवर स्टेटेड है। इसको सही करने के लिए कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसको हमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये बताना है कि क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। तो आइए जरा, हाँ पूछ लें, अब आप पूछ लें। चल नहीं, कैपिटल नहीं समझ रहे आप, गौर से सुनिएगा। पिछले साल अगर एंडिंग का एरर हुआ है ना, एंडिंग इन्वेंट्री का, तो पिछले साल का प्रॉफिट गलत होगा ना, तो वो बिगिनिंग बनेगी तो इस साल का प्रॉफिट गलत हो जाएगा। कैपिटल काउंटर बैलेंस होगा सिर्फ, बाकी प्रॉफिट तो नहीं। वो तो हमने पिछले एग्जाम्पल में काउंटिंग ठीक की थी ना। यहाँ तो इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कब मालूम चला 2014। अच्छा, इस ईयर की इन्वेंट्री तो आपने सही काउंट की है ना, लेकिन ये एंडिंग जो गलत हुई थी, ये इस साल की जो बिगनिंग बनी, तो बिगनिंग तो गलत है। इस साल की एंडिंग गलत है, इस साल की बिगनिंग गलत है। इस साल की एंडिंग सही है। इस साल की एंडिंग के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा, इसका मतलब इस साल की एंडिंग सही है। 2012 में देखें एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड हुई, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड हुई है ना, तो इस साल की बिगनिंग भी ओवर स्टेड हो जाएगी। इस साल की भी एंडिंग में गलत है, एरर हुआ है, ये बता रहे हैं ना एंडिंग, यानी जिस ईयर में वो लिख के दे रहे हैं ना अमाउंट, उधर एरर्स हुए। इस ईयर में एरर हुआ है एंडिंग इन्वेंट्री का, तो इधर बिगनिंग इन्वेंट्री का एरर हो गया। इस दफा एंडिंग इन्वेंट्री का कोई एरर नहीं है। इस ईयर में बिगनिंग का कोई एरर नहीं है, क्योंकि इधर एंडिंग का एरर नहीं हुआ था, तो इधर बिगनिंग का कोई एरर नहीं है। लेकिन ये एंडिंग का एरर है, और यहाँ एंडिंग का एरर है तो अगले साल बिगनिंग का भी एरर होगा, और यहाँ अपना एंडिंग का भी एरर है। हाँ, इसमें कौन से वाले में? 2011 में बिगनिंग गलत थी लेकिन एंडिंग सही है। बिगनिंग के गलत होने से एंडिंग पे इंपैक्ट नहीं आएगा। बिगनिंग के गलत होने से प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इंपैक्ट आएगा, लेकिन एंडिंग आपकी तो सही काउंट हुई है ना, तो एंडिंग पे इंपैक्ट नहीं आएगा। तो सही एंडिंग यहाँ होगी। प्रॉफिट तो आपका बिगिनिंग की वजह से गलत हुआ, एंडिंग की वजह से गलत थोड़ी हुआ 2011 में। और 2011 की जो एंडिंग है वो सही है, तो 2012 पे बिगिनिंग की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 2012 में अपनी एंडिंग के गलत होने की वजह से इंपैक्ट आएगा। जो चीज सही है उसके इंपैक्ट्स नहीं होंगे। अभी तो हमें ये सॉल्व करना है, अभी तो हमने ऊपर ऊपर से देखा है इसको, ऐसे थोड़ी करेंगे पेपर में। पेपर में करने के लिए आपको देखिए क्या करना है। आप पहले इसको कॉपी कर लिया आपने, तमाम प्रॉफिट्स जो उसने बताए हैं उन्हें कहते हैं रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस। क्या कहते हैं? देखिए जब ये टॉपिक हो जाएगा ना, आप घर जाके इसको देखिए, आपको प्रॉब्लम है बाद में दोबारा आके पूछिए, सही है। जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता पॉइंट, आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, बाद में भी क्लासेस में मना नहीं कर रहे। गौर से बस बात सुन के समझने की कोशिश करें, टाइम बचाएं। रिपोर्टेड नेट इनकम और लॉस का मतलब होता है जो प्रॉफिट और लॉस हमने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बताया, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड। ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से निकला है ना रिपोर्टेड। तो कितना प्रॉफिट रिपोर्ट किया हमने, देखिए 2010 में 19,500, तो आप लिखेंगे हमने आउटसाइडर को, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को 19,500 का प्रॉफिट बताया था। कब? 2010 में। 11 में कितना बताया था? 20,000। ये तो हम छाप रहे हैं, इन प्रॉफिट को करेक्ट करना है। 12 में कितना बताया? 2,000। 13 में कितना बताया? लॉस 4500। और 14 में कितना प्रॉफिट बताया? 15,000। ये प्रॉफिट्स हमने उनको कम्युनिकेट किए थे। और इन प्रॉफिट्स में एरर है क्योंकि इन ईयर्स में हमारी एंडिंग और बिगिनिंग इन्वेंट्री में इफेक्ट्स आए थे। अब मुझे बताइए किस पर इफेक्ट पूछ रहा है? प्रॉफिट पर पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर पूछ रहा है? प्रॉफिट पर पूछ रहा है ना बेटा। पेपर में क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट्स दिए गए हैं ना आपको, वो बोल रहे हैं प्रॉफिट्स गलत हैं, इनको आप सही करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे थोड़ी पूछ रहा है आपसे, आपसे प्रॉफिट पे पूछ रहा है। क्योंकि ये प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछ रहा है ना,
तो हम यहां पे पहले अपना काम, अपनी हेडिंग तैयार करेंगे, ऐसा कि हम डायरेक्ट काम कर सके आगे, वरना आपको एक एक स्टेप पर सोचना पड़ेगा। पहले 1500 का एंडिंग इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट का इफेक्ट 2010 का सोचना पड़ेगा, फिर दोबारा दिमाग लगाओगे और ये 1500 की एंडिंग इन्वेंट्री जो ओवर स्टेट हुई है, बिगिनिंग इन्वेंट्री 2011 में ओवर स्टेट होगी, आप पागल हो जाओगे, दिमाग आपका चकरा जाएगा। तो इसका आसान तरीका क्या है, देखिए आप पहले यहां पर हेडिंग्स बनाए। क्या हेडिंग बनाए? ओवर लिख रहे हैं अभी, आप बोल रहे हैं 4 चीजें हो सकती हैं। ओवर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हो सकती है, या अंडर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हो सकती है, या फिर ओवर स्टेटमेंट हो सकती है किसकी, या फिर अंडर स्टेटमेंट हो सकती है किसकी, बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग करेंगे इसको हम। ये 4 चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पहले आपने इनको लिख लिया, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है ताकि दिमाग कम खर्च हो। ये आपने लिख लिया। अब आपको इफेक्ट्स इस पे दिखाने देखें, ये क्या है, प्रॉफिट्स हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एसिड है, क्या है ये, प्रॉफिट्स है। अब आप ना एंडिंग इन्वेंट्री और बिगिनिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट को सिर्फ प्रॉफिट के लिहाज से सोचें बस। मुझे बताएं, जब एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हम, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है तो प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आता है? करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया होगा, तो उसको सही करने के लिए लेस कर लो। हमने एक बना लिया। अब जहां भी एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो रही होगी ना, उस अमाउंट को लाके हम प्रॉफिट में से लेस कर लेंगे। अब दोबारा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें बताओ, एंडिंग इन्वेंट्री जब अंडर स्टेट होती है तो प्रॉफिट को क्या होता है? अंडर स्टेट होता है। भाई क्या हो गया? पहले वाले में मैंने क्या बताया था आपको? एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है तो प्रॉफिट ओवर स्टेट होता है, तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिक्रीज। जब भी मैंने लेस लिखा है। अब स्टूडेंट बोल रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री जब ओवर स्टेट होती है तो प्रॉफिट तो ओवर स्टेट होता है, तो ये लेस क्यों लिख दिया इन्होंने यहाँ पे? अरे भाई ये लेस क्यों लिखा है? क्योंकि वो ओवर स्टेट हो गया ना, तो करेक्ट करने के लिए लेस करोगे ना। अब आगे नेक्स्ट क्लास में पूछ रहे हो, सर आपने तो ये गलत किया है, आपने मुझे पीछे आपने देखिए बताया कि एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है, प्रॉफिट ओवर स्टेट होता है, तो ओवर स्टेट मतलब बड़ी है ना, तो आप इसे ऐड करें ना, लेस क्यों किया हुआ आप? तो बेटा ये नहीं करें आप दिखा रहे सोल्यूशन लाके, ऐड किया हुआ है, ओवर स्टेट हो गई तो सही करने के लिए तो लेस करेंगे। अच्छा एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो गई तो प्रॉफिट क्या हो गया? अंडर स्टेट। सही करने के लिए ऐड करेंगे, ऐड। तो हम यहाँ पे ऐड लिख दें। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, देखिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है तो प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा? अंडर स्टेट। सही करने के लिए ऐड। अब देखिए एक बच्चा बोल रहा है, चलें पहले इसको खेल लेते हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो गई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट। सही करने के लिए लेस। एक बच्चा बोला सर आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आपने कहा था स्मार्ट वर्क करें, आपने यहाँ पर एंडिंग इन्वेंट्री के बना लिए ना लेस ऐड, तो आप बिगिनिंग इन्वेंट्री के रिवर्स करके लिख लेते आप। एंडिंग में ओवर स्टेटमेंट में लेस किया ना, तो बिगिनिंग में ओवर स्टेटमेंट में ऐड कर लें, या एंडिंग इन्वेंट्री में अंडर स्टेटमेंट में ऐड किया या लेस कर लें, फुजूल में। तो एक बच्चा और खड़ा हो गया, बोल रहा है सर मेरी बात सुने, आप सिर्फ ये वाला कर लेते बस, जब एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है प्रॉफिट ओवर स्टेट होता है तो सही करने के लिए लेस कर लो। ये बना लिया आपने, बस फिर एंडिंग इन्वेंट्री के ओवर स्टेटमेंट में लेस तो एंडिंग इन्वेंट्री के अंडर स्टेटमेंट में ऐड, और जब इनमें ऐड लेस और ऐड तो यहाँ पे ऐड और लेस, खत्म। सोचते क्यों है आप, दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप सिर्फ पहला वाला स्टेप बना लें, बाकी उसी तो कॉपी करके कर लें। लेकिन अगर आपने पहला वाला गलत कर लिया तो आपके सारे गलत हो जाएंगे। इस वजह से अगर आप अपने पे यकीन रखते हैं कि आप सही लिखेंगे तो आप करिएगा इसको। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर ये जो सवाल है पहले इसको सॉल्व कर ले, सही है। आइए अब कुछ भी नहीं बचा, अब आराम से काम हो जाएगा और यहां पर हमारे करेक्टेड नेट इनकम और लॉस आ जाएंगे। कैसे करना है देंगे सवाल में आए। पहले 2010 में क्या हुआ, एंडिंग इन्वेंट्री है ये सब एंडिंग इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ है। बिगिनिंग इन्वेंट्री तो हमें खुद बनानी है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री ओवर से अंडर स्टेट हुई है वो अगले साल की बिगिनिंग होगी, उसे लिख के नहीं दिया आपको। इस साल की एंडिंग इन्वेंट्री क्या हुई है? ओवर स्टेट। बस आपने ये देख लिया ओवर स्टेट हुई। अब आप गए, आपने बोला एंडिंग इन्वेंट्री की ओवर स्टेटमेंट में लेस करते हैं, तो आप यहां माइनस करेंगे
कितना माइनस करेंगे? 1500 रुपये। तो आप यहाँ 1500 माइनस कर लें, सही। अब यहाँ पर पहले से ही आप, मैं कर रहा हूँ, आप नहीं करिएगा, मैंने यहाँ पर काम कर लिया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर हमारा अभी प्रॉफिट कितना आ गया? 18 आना। अब इसके अलावा 2010 में कुछ हुआ है? नहीं। इसका मतलब है 2010 का प्रॉफिट सही हो गया, 18,000 होना चाहिए था। अब आप सोच भी ले, अगर आप शुरू से सोच रहे हैं तो भाई 1500 से एंडिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट हुई है ना, तो ये प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड होगा। इसको सही करने के लिए 1500 से कम कर दो, तो देखिए ना, ये वही आई ये चीज। अब जब आपने बना लिया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस साल की एंडिंग इन्वेंटरी क्या हुई है? ओवर स्टेट। तो अगले साल 2011 की बिगिनिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट होगी, और जब बिगिनिंग ओवर स्टेट होती है तो क्या करते हैं? ऐड। तो आप यही 1500 लाकर यहां पर ऐड कर दें, यही 1500 ही का हुआ होगा ना। 1500 की पिछली दफा अंडरस्टेड ओवर स्टेट हुई है, तो इस साल 1500 ही बिगिनिंग होगी। अब आप देखें इसको, आप देख भी सकते हैं, इधर से देख लें आप, अगर आप शौकीन है तो। आप बोल रहे हैं 15,000 से एंडिंग एंड ओवर स्टेट हुई थी, तो अगले साल 1500 से बिगिनिंग ओवर स्टेट होगी, तो प्रॉफिट अंडरस्टेड हो जाएगा। तो प्रॉफिट को सही करने के लिए ऐड करो, और सही प्रॉफिट कितना होगा? 21,500 रुपये। तो सही हो गया नहीं? अब मुझे बताएं, इस साल एंडिंग का कोई एरर हुआ? एंडिंग का कोई एरर नहीं है। एंडिंग का कोई एरर नहीं है तो आप 2011 को भी छोड़ दें, खत्म हो गया ये, सही हो गया ये। अब आए 2012 में। 2012 में बिगिनिंग का कोई एरर होगा? बिगिनिंग इन्वेंटरी का 2012 में एरर है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2011 में एंडिंग का कोई एरर नहीं है, लेकिन 2012 में एंडिंग गलत हो गई, 2800 से ओवर स्टेट कर दिया आपने। तब आप आए, एंडिंग इन्वेंटरी जब ओवर स्टेट होती है तो लेस करते हैं, तो आप यहां पे लाके 2800 से लेस कर देंगे। 2012 में एंडिंग के एरर के अलावा कुछ भी नहीं। बिगिनिंग तो एरर ही नहीं हुआ ना, बिगिनिंग तो पिछले साल से आनी थी, पिछले साल एरर नहीं हुआ, तो बिगिनिंग का एरर नहीं है, सिर्फ एंडिंग का एरर है, वो हम कर चुके हैं। तो 2012 भी ठीक हो गया, लॉस इसमें आ गया हमारे पास। सही नजर आ रहा है ना? देखिए 2800 से आपने एंडिंग इन्वेंटरी को ओवर स्टेट किया था, तो प्रॉफिट ये ओवर स्टेटेड है 2000। इस प्रॉफिट को जब 2800 से कम करेंगे तो 800 का लॉस हो जाएगा। लेकिन इस साल जो एंडिंग का एरर हुआ है, बोले आप लोग, बोले ये अगले साल का बिगिनिंग का एरर होगा। इसका मतलब है 2013 में 2800 से बिगिनिंग ओवर स्टेट हुई है, और जब बिगिनिंग ओवर स्टेट होती है, देखिए बिगिनिंग ओवर स्टेट होती है तो ऐड करते हैं। कहां पे ऐड करूंगा? कौन से ईयर में ऐड करूंगा? 13 में ऐड करूंगा। कितना ऐड करूंगा? 2800 पिछले साल का एरर है ना, ये हमने 2013 में पिछले साल की जो एंडिंग थी, यानी इस साल की ओपनिंग, उसके एरर को करेक्ट कर लिया। लेकिन इस साल एंडिंग का भी तो एरर है, वो भी करना है हमें। इस साल एंडिंग का क्या एरर है? अंडरस्टेड हुई है, अंडरस्टेड हुई है एंडिंग। और एंडिंग जब अंडरस्टेड होती है तो क्या करते हैं? ऐड। तो यहां पे ऐड कितना होगा? 4500। इस साल का प्रॉफिट भी सही हो गया। दोबारा कर लेते हैं इसको, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। दोबारा कर लेते हैं बेटा, पूरा दोबारा कर लेते हैं, इसको छोड़ दें आप। आइए देखें, 2010 में ना एंडिंग का एरर हुआ 1500 से। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आपको तो एक तो बिगिनिंग इन्वेंटरी नजर नहीं आ रही ना, हमें सिर्फ एंडिंग नजर आ रही है, ये चीज भी है। और जो इफेक्ट्स है वो आपको अपने माइंड से सोचने भी है। थोड़ा सा हमने आप पे टेंशन कम कर दी कि यहाँ पर एडलेस बना दिया। आइए 2010 में 1500 से एंडिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट हुई है, तो आप आएंगे, आप बोलेंगे एंडिंग इन्वेंटरी जब ओवर स्टेट होती है तो लेस करते हैं, तो यहाँ पर लाके 1500 रुपये लेस कर देंगे। ये 2010 की कहानी खत्म हो गई। अभी मैं टोटल बाद में कर लूंगा। 2010 में और कुछ नहीं हुआ, लेकिन यही एंडिंग 2011 की ओपनिंग है। तो 2011 में ओपनिंग का एरर हुआ है, और ओपनिंग ओवर स्टेट हो गई 2011 में। और जब ओपनिंग ओवर स्टेट हुई है, तो ओपनिंग ओवर स्टेट में हम क्या करते हैं? देखिए, ओपनिंग जब ओवर स्टेट हो, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, क्या करते हैं? ऐड। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे ना 1500। क्यों ऐड करेंगे? अब इसको अगर आप रीजन सोचने बैठ जाएं तो सोच सकते हैं आप, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट बना दिया कि बिगिनिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट हो तो ऐड कर दो, और एंडिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट हो तो लेस कर दो। तो 2010 की जो एंडिंग ओवर स्टेट हुई थी उसको हमने लेस किया 2010 में, और 2011 में बिगिनिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट हुई थी तो हमने उसको ऐड कर लिया। और अगर आप बोले तो रीजन भी हम कर सकते हैं, भाई 2010 में हमारी एंडिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट हुई थी ना, तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो गया था, तो सही करने के लिए माइनस करेंगे।
2011 में बिगनिंग ओवर स्टेट हुई थी तो प्रॉफिट अंडरस्टेड हो गया होगा, तो सही करने के लिए ऐड करेंगे। बार बार सोचना नहीं है, इस वजह से हमने ये बनाया है ये वाला। अब 2011 में बिगिनिंग का एरर हुआ था क्योंकि 2010 में एंडिंग का एरर हुआ था, लेकिन 2011 में एंडिंग का कोई एरर नहीं है, तो बस 2011 का काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2011 में आप बिगिनिंग का एरर दिखा चुके हैं, सही कर चुके हैं, तो 2011 को छोड़ देंगे। अब हम आएंगे 2012 में। 2012 में बिगिनिंग का कोई एरर नहीं है, क्यों? क्योंकि 2011 में एंडिंग का एरर नहीं है, तो 2012 में बिगिनिंग का एरर नहीं होगा, तो बिगिनिंग का एरर दोनों चेक करने हैं आपको, बिगिनिंग का एरर भी चेक करना है, एंडिंग का भी। 2010 में बिगिनिंग का कोई एरर नहीं था क्योंकि पिछला डाटा नहीं दिया हुआ, लेकिन 2010 में एंडिंग का एरर था, वो हमने सही कर दिया। 2011 में बिगिनिंग का एरर था क्योंकि पिछले साल एंडिंग का एरर हुआ था, लेकिन 2011 में एंडिंग का कोई एरर नहीं है, तो हमने सिर्फ बिगिनिंग का एरर सही कर दिया। अब 2011 में एंडिंग का कोई एरर नहीं है, तो 12 में बिगिनिंग का एरर नहीं होगा, लेकिन एंडिंग का एरर हुआ है 2800। क्या एरर हुआ है? एंडिंग को हमने क्या किया है? ओवर स्टेट। तो जब एंडिंग ओवर स्टेट होती है, देखिए ओवर स्टेट होती है तो क्या करते हैं? लेस। कितने से लेस होगा? 2800। तो हम यहां पर लाके ओवर स्टेट हुई है ना, तो 2800 से लेस कर लेंगे, ये हो गया। अब हमें लेस क्यों किया है, इसको आप देख लें कि भाई जी हमारे पास जब एंडिंग इन्वेंटरी ओवर स्टेट होती है ना, तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो जाता है, तो सही करने के लिए लेस करते हैं, तो लेस किया तो 800 का लॉस हो गया हमें। अब यही एंडिंग 2012 की जो एंडिंग है वो 2013 की बिगिनिंग है, तो 2013 में दोनों एरर्स हैं, बिगिनिंग का भी एरर है 2800 का, एंडिंग का भी एरर है 4500 का, तो हम दोनों करेक्ट करेंगे। पहले बिगिनिंग का, बिगिनिंग 2800 से क्या हुई है? ओवर स्टेट, और जब बिगिनिंग ओवर स्टेट होती है, ये रहा, ऐड करते हैं, बहुत जल्दी जी। बिगिनिंग जब ओवर स्टेट होती है, दोबारा देखिए 2800 से बिगिनिंग ओवर स्टेट हुई है, और बिगिनिंग जब ओवर स्टेट होती है तो ऐड करते हैं, तो यहां पे हम 2800 से ऐड करेंगे, सही है। और ऐड क्यों कर रहा हूं बिगिनिंग को, इसको आप कॉन्सेप्चुअली भी सोच सकते हैं कि 2013 में बिगिनिंग ओवर स्टेट हुई है तो प्रॉफिट अंडरस्टेड हो गया होगा, तो सही करने के लिए ऐड करेंगे। अब इसका एंडिंग का भी एरर हुआ है, 4500 से एंडिंग हमारी अंडरस्टेड हुई भी है, और एंडिंग जब अंडरस्टेड होती है, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या करते हैं? ऐड। तो आप यहाँ पे आगे 4500 ऐड कर देंगे। और मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एंडिंग जब हमारी अंडरस्टेड हुई है तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेड हो गया होगा, तो सही करने के लिए ऐड करेंगे। तो 2013 का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन 2013 की जो एंडिंग का एरर है, बोले ना भाई, तो 2014 का बिगिनिंग का एरर है, तो इसका मतलब है 2014 में दोनों एरर है, बिगिनिंग का भी एरर है और एंडिंग का एरर, ये लिखा हुआ। तो पहले 2014 का बिगिनिंग का एरर करेक्ट करेंगे। क्या हुआ था बिगिनिंग में? 4500 से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री क्या हुई हुई है, तो 2014 में बिगिनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई होगी, और बिगिनिंग इन्वेंट्री जब अंडरस्टेड होती है तो क्या करते हैं? लेस। कितने से? 4500, तो यहाँ 4500 से लेस कर लेंगे। एक बच्चा बोल रहा था समझाएं क्यों लेस किया है, तो बेटा बिगिनिंग इन्वेंट्री जब अंडरस्टेड हुई है तो प्रॉफिट ओवर स्टेड हो गया होगा ना, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। वो इफेक्ट्स याद करने पड़ेंगे आप। फिर 2014 में एक और एरर हुआ, क्या? हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड हो गई, तो इसमें है ना ये नई चीज, नहीं, ये आपको मुराकबा करना पड़ेगा, घर में मुराकबा करना पड़ेगा। आप, मैं तो आपको सॉल्व करवा दूंगा, घर में बैठ के आप मुराकबा करें, फिर आप जीतेंगे। अगर आप छोड़ देंगे ना, यही पेपर में आ जाएगा। 1600 जो पढ़ के नहीं जाते ना वही पेपर में आता है, याद रखें। जो पढ़ के नहीं जाएगा वो पेपर में आता है। दो आप यही बोलते हैं, अल्लाह ना करे, क्या मतलब सब पढ़ के जाए। अब आप पहुंचे, आप बोले मेरे साथ ही ऐसा होता है, एक ही टॉपिक छोड़ा था वही आ गया। चले आए, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हो गई, कब? 2014 में। एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है, हम क्या करते हैं? लेस। कितने से लेस करेंगे? अब ये लेस क्यों किया हमने भाई? एंडिंग इन्वेंट्री जब हमारी ओवर स्टेट हुई थी तो प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो गया होगा ना, सही करने के लिए माइनस करेंगे। ये सारे इफेक्ट्स आपने दिखा दिए। अब ये देखिए, आपका काम है कि घर जाके इस पर मेहनत करें आप, और बैठ के सोचें कि यहाँ लेस क्यों किया मैंने 1500। तो आप गए पीछे, आपने देखा है एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई भी है, और एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है तो प्रॉफिट ओवर स्टेट हो जाता है, तो सही करने के लिए लेस करूंगा। हाँ सही किया है। इस तरीके से बैठ के थोड़ा मुराकबा करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। तो फेसबुक यूज करने के बजाय आप ये वाला काम कर दीजिएगा। करते ही नहीं है यूज। ओके, ये हमारे करेक्टेड प्रॉफिट और लॉस आ गए। यानी असल में अगर इन्वेंट्री सही काउंट होती ना तो 2010 में 18,000 का प्रॉफिट होता,
11 में 21,500 का, 12 में 800 का लॉस, 13 में 2800 का प्रॉफिट और 14 में 8,900 का। अब देखिए यही जो आपके पास अमाउंट लिखे हुए हैं, अगर ये करोड़ों में हो, करोड़ों में, मिलियन, तो ये जो इफेक्ट्स है कितने बड़े बड़े आएंगे, गलत होगा ना आपका इनकम स्टेटमेंट। इस पे आप इस क्वेश्चन को घर जाके ना खुद सॉल्व कीजिए। मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा हूं, मुझे एक बात बताएं, अगर यही काम वो बोलता कि भाई मैं आपको डाटा दे रहा हूं और मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत हो गई है, वो सारे इफेक्ट्स इसके दिखा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, ठहर जाओ यार, यस के। अब आपको एक बात बताई जा रही है, जरा गौर से सुनिएगा। ऐसा होता नहीं है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में एरर होते हैं। अब देखिए आपको उसने एक क्वेश्चन दिया, बोल रहे भाई ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत है क्योंकि इन्वेंट्री का एरर हुआ था। आप बोलेंगे अच्छा उसने आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अब इनकम नहीं बोल रहा हूँ आपसे, वो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी गलत है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट उसने दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक है 3 लाख की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक है 2,50,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ, 3,50,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक है आपकी 5,50,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक है आपकी 2,50,000 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है और बोल रहा है ये गलत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री ना और बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड अंडर स्टेड हो गई थी, सब गलत है, इन्हें सही करो। तो इसका मतलब है ये वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो हम लास्ट पिछले ईयर से बता चुके हैं किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको इन्हें सही करना है, सवाल छोड़ें। अब आप वो कैसे बनाएंगे, वो जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे, 4 पॉइंट वही हैं, या तो इन्वेंट्री क्या होगी, ओवर स्टेड होगी या अंडर स्टेड होगी। तो आप अपनी आसानी के लिए पहले तो आपको इफेक्ट्स याद होने चाहिए जो मैंने आपको अभी दे रहे हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। अब आप यहां पर सारा ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट लिख के बैठे हुए, ये सारे लिख लिया आपने, एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेड होगी या एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड होगी। मैं चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं, मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूं, इस वजह से मैं पहले मिटा रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप करेंगे। अब 4 इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब आप बैठ के पहले अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड हुई होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या इंपैक्ट आया होगा, एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेड। तो सही करने के लिए क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा कम करूंगा। आप अगर अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड हुई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेड हुई है, तो उसको सही करने के लिए मैं ऐड करूंगा ना, तो आप यहां पे ऐड लिख लेंगे। ये लिख लिया ना, उसके बाद सोचना नहीं है, सही बनाना है। लेकिन उसके बाद एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेड हुई है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया होगा, ओवर स्टेड। सही करने के लिए क्या करेंगे, लेस। ये इस तरीके से देखिए बनते हैं। लास्ट टाइम आप देखें ओवर स्टेटमेंट और एंडिंग इन्वेंट्री में मैंने ऐड नहीं लिखा था, लेस लिखा था, क्योंकि वो किस पे इफेक्ट देखे थे हमने, प्रॉफिट पे देखे थे। अब किस पे देख रहे हैं, अच्छा बिगिनिंग इन्वेंट्री का बताओ। बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाता है। अब उसको सही करने के लिए भाई ऑलरेडी ओवर स्टेट हुआ हुआ, बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। इस टॉपिक में आप घूम जाते हैं। अब रास्ते में सोचते हुए नहीं जाना, वरना गाड़ी ठोक देगी। Who are you? वालेकुम सलाम। नहीं बेटा यहाँ तो नहीं है, आप अटेंडेंस की फाइल के लिए शाह भाई के रूम में जाए, नीचे वो रूम। जी बेटा, ये कुछ बोलने वाला था, समझा कोई स्टूडेंट है पुराना। बिगिनिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ओवर स्टेट, तो सही करने के लिए लेस। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अंडर स्टेट, तो सही करने के लिए ऐड। ये आपने बनाया, पर इसके आप पीछे देखना है, एड लेस करना है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सही हो जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में आइए, ये देखें बेहतरीन सवाल। जब मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस करवा दूंगा ना, इसके बाद आप बोलेंगे ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए हमें। अभी आप लोग तंग हो रहे हैं, नहीं आप बोलेंगे, देख लीजिएगा।
आप बोलेंगे सर हमें इसकी और प्रैक्टिस चाहिए ताकि हम इसको पक्का कर सकें। अब पहले इन दोनों को आप सॉल्व करें घर में बैठ के खुद से। पहले वो इफेक्ट्स देखें, अभी आज ही क्लास में हमने पढ़ लिया, आज ही क्लास में हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मसला तो होगा आपको। सही होना ही चाहिए था कि एक क्लास में मैं आपको अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट्स बता देता, आप घर जाते याद करके आते, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है ये क्वेश्चंस करवाता। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ, तो हमें डायरेक्ट करना पड़ रहा है। जी आप क्या बोल रही हो? हाँ तुम बोल रही हो हम कौन है तुम्हारे साथ? असल में हमें ब्रेक चाहिए होता है। वैसे आज सुबह आप आ रहे होंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि सर्दी आ गई, मतलब आमद है सर्दी की। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही आप जो है, बारिश हो गई फिर तो फौरन आ जाएगी सर। बहरहाल आप लोग भी अपनी कोचिंग सेंटर्स के अंदर शाम में होते हैं तो सर्दी की शाम ही अलग होती है। तो आप लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं? कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना आप लोग? चलिए अच्छी बात है। आईटी, अपने आपको आईटी के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। आईटी में, आईटी को छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ अगर इंशाल्लाह फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कोर्स करना होगा और आपके अकेडमी अवेलेबल होगा, मैं लाजमी आपसे सीखने के लिए आ सकता हूँ, कोई मसला नहीं। फीस तुम लोग मुझसे लोगे भी डबल। बहरहाल अब हो गई तफरी, अब आ जाओ यहाँ पर। अब इन्होंने ये 3 सालों का हमें ग्रॉस प्रॉफिट तक का इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है, शॉर्ट में बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड कंडेंस इनकम स्टेटमेंट। कंडेंस मतलब देखिए सेल को भी इन्होंने एक लाइन में दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी एक लाइन में दे दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ये तीनों ईयर्स में कुछ एरर्स हुए। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज रिकॉर्ड द फॉलोइंग एरर्स इमर्ज्ड। ये एरर समझ में आ गए। पहले साल एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई है 7,500 से, तो इसका इफेक्ट पहले साल भी आएगा, दूसरे साल भी आएगा। दूसरे साल एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेड हुई है, तो इसका इफेक्ट दूसरे साल भी आएगा, तीसरे साल भी आएगा। और तीसरे साल अंडर स्टेड हुई है, तो इसका इफेक्ट तीसरे साल आएगा, चौथे साल आएगा, लेकिन चौथे साल का डाटा नहीं है, तीसरे साल तक करेंगे इसको। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आप इसको सही करें, वो बोल रहा है क्या है नीचे? वो बोल रहा है भाई आप रिवाइज इनकम स्टेटमेंट बनाओ और करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेक्ट निकाल लूं, सेल्स तो करेक्ट ही होगी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेक्ट निकाल लूं तो ग्रॉस प्रॉफिट भी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर लूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लूं डायरेक्ट, तो उसको फिर मैं माइनस प्लस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी सही कर लूंगा। तो इस क्वेश्चन में ना हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्ट करेंगे, तो फिर दोबारा से एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ये सेल छापनी है, और उसमें जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करनी है, माइनस कर देनी करेक्ट वाली, तो करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,01,000 है, ये गलत है, ये लेस होकर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया 99,000। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर मैं करेक्ट कर लूँ 1,50,000 आ गई है, तो खुद ब खुद 1.5 लाख रुपए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट सही हो जाएगा। तो आपको दोनों को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्ट करें। सही है? तो आइए, मैंने इसी के लिए ये बनाया था, लेकिन वो आपसे बोल रहा है कि दोनों को करो, तो उसके लिए आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेक्ट करके जो है वो पोस्टिंग वहां पे डालें इनकम स्टेटमेंट में, ग्रॉस प्रॉफिट भी सही हो जाएगा। या ग्रॉस प्रॉफिट को करेक्ट करो तब भी आपको वो स्टेटमेंट दोबारा बनाना है। वो ये कह रहा है दोबारा बनाओ इसको। देखें क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द रिवाइज शेड्यूल ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये इनकम स्टेटमेंट बने हुए ना 3 शॉर्ट में, इसे दोबारा बनाना है। इनकम स्टेटमेंट नहीं है ये, बस इन्होंने प्रॉफिट निकाला हुआ है, ये दोबारा बना के इनको दिखाना है। और ये दिखाने से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेक्ट करनी है, और ग्रॉस प्रॉफिट तो खुद ब खुद जब हम बनाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सिर्फ प्रॉफिट को नहीं करना, सारा करना है काम। नहीं सर, आप कह रहे हैं ना एक को भी करेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर नेट प्रॉफिट की हम कर लें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स भी करेक्ट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, लेकिन एक चीज को करेक्ट करके आपको इसे रिप्रोड्यूस करना है। एक चीज को करेक्ट करो, इसको रिप्रोड्यूस कर दो। तो बेहतर चीज क्या है, मैं ग्रॉस प्रॉफिट को करेक्ट करके रिप्रोड्यूस करूं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्ट करके रिप्रोड्यूस करूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्ट करके रिप्रोड्यूस करने से हमें 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये सीधा तरीका है कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स को करेक्ट कर ले, सीधा सीधा चलेंगे ना। दूसरा, मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट को करेक्ट करने का काम करवा दिया।
तब इसमें मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेक्ट करने वाला काम करवा देता। सही है भाई, आ जाए। ये हमने अब हेडिंग डालनी है कि भाई हम करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकाल रहे हैं। पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्ट करेंगे और 3 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। 3 ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास मौजूद है। अब आप लोग मुझे काम करवाएंगे बेटा। मैंने आपके सामने चले ये बना भी दिया है सारा कि जब कॉस्ट ऑफ गुड एंडिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेड होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडरस्टेड होता है, तो सही करने के लिए ऐड करेंगे। एंडिंग इन्वेंट्री जब अंडरस्टेड होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवरस्टेड होता है, सही करने के लिए माइनस करेंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री जब ओवरस्टेड होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओवरस्टेड होता है, सही करने के लिए माइनस करेंगे। बिगिनिंग इन्वेंट्री जब अंडरस्टेड होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडरस्टेड होता है, तो सही करने के लिए ऐड करेंगे। सही है। अब हम आ जाते हैं पहले साल के बारे में। क्या बता रहे हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई है। आप देखें एंडिंग इन्वेंट्री जब अंडरस्टेड होती है तो हम क्या करते हैं, लेस। तो आप पहले ईयर में आके 7,500 को माइनस कर लें। तो आप दोबारा से बोलो नहीं आप बताएं क्यों हुआ ये, तो आप सोचे ना बैठ के कि एंडिंग इन्वेंट्री 7,500 से आपने क्या किया, अंडर स्टेड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेड हो गया होगा, तो सही करने के लिए माइनस किया मैंने। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आपको वो इफेक्ट्स याद है। पीछे जो मैंने आपको बताया उसे याद कर लें आप, और मैंने लिख के भी दिए हुए सारे, और नीचे इनकम इसमें बना के कंपेयर भी करवाया है, उसको आप प्रॉपर कर लें, ये आपको आसान लगेगा। अगर आप इसी में लगे रहेंगे, उसे नहीं करेंगे ना, तो आपको मुश्किल लगेगा। अच्छा, यही एंडिंग इन्वेंट्री जो पहले साल जिसमें एरर आया, ये अगले साल की बिगिनिंग बन जाएगी। इसका मतलब है 7,500 से अगले साल बिगिनिंग अंडरस्टेड होगी, और बिगिनिंग जब अंडरस्टेड होती है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ आके ऐड कर लेंगे। जब भी तो हमने क्या किया, ये बना लिया। अब आप खुद सोचे ना, बार बार आपको सोचना पड़ जाए, एक ही सवाल में फारिग हो जाएंगे आप, दिमाग चलना बंद हो जाएगा आपका। पेपर दे के आते हो कैसा होता है, बस यहाँ मुझसे बात नहीं करो, चाय वाय पी लूँ पहले मैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, उसके बाद फिर बात करेंगे। क्योंकि आप 3 घंटे मुसलसल या 1.5-2 घंटे जो भी है टाइम आपका, उसके अंदर आप मुसलसल अपना माइंड यूज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा थक जाते हैं आप। ओके, इधर आए। ये तो हो गया 7,500 का हिसाब किताब बराबर। अब दूसरे ईयर में आओ। दूसरे ईयर में एंडिंग इन्वेंट्री 12,000 से ओवरस्टेड हुई है। दूसरे ईयर में एंडिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेड हुई। ओवरस्टेड होती है तो क्या करते हैं, ऐड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करते हैं, तो 12,000 से ऐड कर ले। यही इन्वेंट्री एंडिंग अगले साल की ओपनिंग होगी। इसका मतलब है एंडिंग ओवरस्टेड हुई थी तो बिगिनिंग भी ओवरस्टेड होगी, और बिगिनिंग के ओवर स्टेटमेंट को लेस करते हैं तो 12,000 से लेस कर ले। ये 12,000 का काम खत्म हो गया। अब आए 13,000 नहीं, तीसरे साल का काम। तीसरे साल में एंडिंग इन्वेंट्री क्या हुई है, अंडर स्टेट। आप क्या करेंगे, अंडर स्टेट हुई है ना, तो एंडिंग इन्वेंट्री जब अंडर स्टेट होती है तो लेस करते हैं। कितने से लेस हुई है, 10,000 से, तो यहां से लेस कर लेंगे। अब इसका, इस एंडिंग इन्वेंट्री का इफेक्ट अगले साल भी आएगा ना, वो हमारे पास अगला साल नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते भाई। इसको आप क्या कर लेंगे, आप ऐड लेस कर लेंगे, तो आपके पास करेक्ट अमाउंट आ जाएंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे ना घर पे, तो तन्हाई इख्तियार कर लीजिएगा, समझ में आ रही, कोई आपके आसपास ना हो, फिर आराम से बैठकर आप इस पर गौर व फिक्र करें। हाँ, उन्हें शक करने दें, उन्हें बताएं कि मैं किससे मिलने जा रहा हूं। असल में जो जैसा होता है वैसी बातें करता रहता है। तुम पे शक, तुमने ऐसे काम क्यों किए कि तुम पे शक किया जा रहा है। काम ऐसे ना करें ना। अब मिस्टर असलम है, शरीफ से इंसान है, वो अगर कुछ भी 1 दिन 2 दिन भी गायब हो जाए, हम बोलेंगे यार मस्जिद में बैठे होंगे, वो नमाज पढ़ रहे होंगे। तो आप काम अपने अच्छे करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रमजान में भी तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं है। रमजान में, हाँ ये तो बंद हो गया।
अगर ठीक नहीं है ना, वो पूरा जो जेल है वो हिलाता रहता है। तो बताएं क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी करेक्ट हो गई? बस हो गया बेटा, थोड़ा सा मजाक करना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बस करेक्ट हो गई 90। जाहिलों में और पढ़े लिखों में कुछ फर्क होना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो बेटा। 9,500 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी करेक्ट हो गई, हमारी करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। हमने देखे दोनों काम कर लिए। इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बता दिया कि प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए कैसे आप ये चारों जो है वो हेडिंग्स लिखेंगे और फिर डायरेक्ट काम करेंगे। यहां पे हमने ये कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम करेक्ट कैसे करेंगे। अब हमें इस इनकम स्टेटमेंट को रिप्रोड्यूस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन शेड्यूल है ना, शेड्यूल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिवाइज शेड्यूल ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो हम बना लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं रिवाइज शेड्यूल ऑफ इनकम स्टेटमेंट। रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ इनकम स्टेटमेंट। 3 सालों की इनकम इन्होंने हमें दी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में हम पहले लिखेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स तो वही आएगी, कितनी नेट सेल्स थी? 3 लाख, 1,87,500। तो आप लिखेंगे 3 लाख की इधर थी, 1,87,500 की। ओ भाई इंसान बन जाए यार, तू तंग कर रहा है। 1,87,500 और 1.5 लाख, ये हमने अपनी रेवेन्यूज लिख ली। अब इसमें से आपको लेस करना है करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से हम लेके आ जाएंगे, ये हमारी करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये हमने तीनों कॉपी कर दी, लेकिन ये तीनों जो है ये माइनस में चाहिए हमें, क्योंकि ये लेस होंगी ना। लेस होके हमारे पास क्या आएगा, करेक्टेड नहीं ना, करेक्टेड आएगा ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसा हो, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। ये करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम चाहें ना, हम अलग से ऐसा शेड्यूल करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट का भी बना सकते हैं, लेकिन वो लंबा काम हो जाएगा ना। क्यों करें हम उसको, जब हमारी करेक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है तो वो उसको लेस करें हम। ये हमारे करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब आप देखें, अब आप इसको चेक करें, क्या आपने आया कि ये सही भी निकाले हैं या गलत हैं। ये तो इसका तरीका क्या होगा, कैसे आप चेक करेंगे, आइए जरा चेक करते हैं। ये आप लोग मुझे बताइए। आए, पहले साल कितना प्रॉफिट था, 99,000। गौर से देखिएगा, एंडिंग इन्वेंटरी अंडरस्टैंड हुई तो प्रॉफिट भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्रॉफिट सही कैसे होगा, ऐड कर लो। तो ये प्रॉफिट जो 99,000 का है, इसमें 7,500 का प्रॉफिट ऐड होगा। करो जरा, 99,000 प्लस 7,500 कितना आया, 1,06,500। तीन लाख का ही था ये, देखें सही है सारा। 2,01,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी। यहां मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गलत लिखी हुई है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखनी है ना यहाँ पर। अंकल टॉम सेल्स लिखवाई हुई है 1,27,500। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखने के बजाय सेल्स लिखी हुई है 1,50,000। ये कितनी है, 1,05,000। यानी हमने हर जगह सेल्स लिख दी थी ना, तो ये अमाउंट हमारे गलत आ रहे थे। सही है। अब हमारे प्रॉफिट के अमाउंट क्या हो गए, देखिए ठीक हो गए। यहां पर हमने गलती ये की थी कि यहां पर रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पर हमने ये सेल्स के अमाउंट लिख दिए थे बेटा। अब हमने अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट ले आके लिखे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट आने चाहिए थे ना यहाँ पर, तो हमसे गलती हो गई थी। अब देखिए दोबारा आओ, 99,000 का प्रॉफिट था, एंडिंग इन्वेंटरी अंडरस्टैंड हुई, लेकिन चेक करने का फायदा हो गया। एंडिंग इन्वेंटरी अंडरस्टैंड हुई तो प्रॉफिट भी अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ाओ। 99,000 में ये 5,500 ऐड करोगे, 1,06,500। तो देखिए 1,06,500 यहाँ पर मौजूद है। दूसरे साल प्रॉफिट कितना, 60,000। अब इसमें 2 एरर हुए होंगे क्या, 7, गौर से देखें, कैलकुलेटर निकालें।
7,500 से बिगनिंग इन्वेंट्री क्या हुई? आप लोग बताएंगे, मैं तो कुछ भी बोलता हूं आपके ऊपर से निकल जाएगी चीज। बिगनिंग इन्वेंट्री इस साल में कितने से अंडरस्टेड हुई? 4,500 से। तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ओवर स्टेट। तो प्रॉफिट को सही करने के लिए 60,000 में से 7,500 माइनस करो कैलकुलेटर में माइनस कर लिया, जो आ रहा है उसे लिखे रहने दें। फिर दूसरे साल एक और एरर हुआ है, 12,000 से हमारी एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट हुई है, जिससे प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया होगा। सही करने के लिए माइनस करेंगे, तो जो आंसर आया था उसमें से 12,000 माइनस करो, क्या आ रहा है? 40,500। ये देखिए 40,500 लिखा हुआ नजर आ रहा। आप इसको अपने कॉन्सेप्ट से चेक कर सकते हैं, इस तरीके से। लड़ो मत भाई। ओके, अब दोबारा आ जाए तीसरे साल। लग रहा तुम्हें समझ में आ गया। तीसरे साल पहले तो बिगनिंग का एरर होगा, 12,000 से बिगनिंग ओवर स्टेट होगी। बिगनिंग ओवर स्टेट होने से प्रॉफिट क्या हो जाता है? अंडर स्टेट। तो ये प्रॉफिट 45,000 कम है। इस 45 में ये 12,000 ऐड करें, 45 से 12,000 ऐड करें। अच्छा, इसके अलावा तीसरे साल एक और एरर हुआ, 10,000 से एंडिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेड हुई है, तो प्रॉफिट भी अंडरस्टेड हो गया होगा। सही करने के लिए ऐड करें, जो आंसर आया था उसमें ऐड करें। क्या ऐड करें? 10,000 ऐड करें या 67,000। देखिए वही आंसर आ गया। हमने ये करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करेक्ट किया और सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर लिया। लेकिन यही प्रॉफिट जो यहाँ नजर आ रहे हैं, इनको आप डायरेक्ट भी अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग है तो। अब है तो ट्राई कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपको एंडिंग इन्वेंट्री ओवर और ओपनिंग इन्वेंट्री के अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट बता तो दिए, लेकिन अभी आपको, अगर आप इसे नहीं करेंगे ना, इसमें काम घर पर जाकर, तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कभी पढ़ी नहीं। इसी वजह से आपको जाकर इस पर टाइम लगाना है आज सही तरीके से। और टाइम लगाने का मतलब ये नहीं कि लेके ही बैठना पड़ेगा। आप बर्तन धो रहे हैं तो आप उस वक्त भी इसके बारे में सोचिए, सही है। बाइक चलाते हुए नहीं सोचिएगा। पहले बाइक चला रहे तो ऊपर पहुंचे तो याद आया कि भाई मैं तो एंडिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री के इफेक्ट्स याद कर रहा था, मैदान अशद में कहां से आ गए? तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। घर में बैठे चाय वाय पी रहे होटल में, तो इस बारे में सोचते हैं। कर लीजिएगा मुझे, उसमें क्या होगा? क्या बोल रहे हो भाई? खबर की बातें कर रहे हो? अच्छा एक बात बताएं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। अगर ये सवाल पेपर में आ जाए, समराइज द इफेक्ट्स ऑफ अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अपॉन दिस। अब आपसे पूछ रहा है एंडिंग इन्वेंट्री अंडर स्टेट हो जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेट, इनकम अंडर स्टेट, ऑनर इक्विटी अंडर स्टेट। अब वो पूछ रहा है एंडिंग इन्वेंट्री ओवर स्टेट होगी तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट, और नेट इनकम ओवर स्टेट, ऑनर इक्विटी ओवर स्टेट। ये लिखना है इंग्लिश में। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, यही मैंने करवा दिया आपको। इफ द प्राइसेस ऑफ द मर्चेंडाइज आर कंसिस्टेंटली राइजिंग, किस मेथड के अंदर हाईएस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी? बताओ। FIFO में। लोएस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट किस में आएगी? LIFO में। हाईएस्ट प्रॉफिट किस में आएगा? FIFO में। और लोएस्ट इनकम किस में आएगी? LIFO में। तो मैंने आपको एक काम भी दिया हुआ है। मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन जो है ना, बातों A1 वाला, ये आप लाजमी सॉल्व करके लेके आएंगे कल, और कल ही हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि FIFO परपेचुअल, FIFO परपेचुअल, FIFO पेरियोडिक में भाई क्लास हो जाए, उसके बाद जाके चाय पिए, बैठ के बात करें। यहाँ हमें सुन लें आप। FIFO परपेचुअल, FIFO पेरियोडिक में क्या रिजल्ट में डिफरेंस होगा, और LIFO परपेचुअल, LIFO पेरियोडिक में क्या डिफरेंस होगा। सही है, ये आप जो है कल करके लाएंगे। अब मैं आपके साथ एक बात डिस्कस कर रहा हूं। ये बात अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट से बिल्कुल अलग है। कल जो शख्स अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट के इफेक्ट्स पे काम करके आएगा ना, उसकी पर्सनैलिटी और बात करने के स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो मुझसे जब सवाल पूछेगा ना, मुझे पता चल जाएगा ये पढ़ के आ रहा है या नहीं।
तो यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन द नेक्स्ट डे। लेकिन आपके बातों से लगना चाहिए कि हाँ आप पढ़े लिखे इंसान हैं। इसके लिहाज से ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट के इफेक्ट की जो है, अब इधर आओ, मुझे एक बात बताइए, आप थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक। बात यह है, एक सवाल का जवाब दें आप लोगों ने क्या किया, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आपने अपनी इन्वेंट्री को परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं आप, और FIFO यूज करते हैं। बेटा उठ के बढ़िया, अरे कान में जो आपने डाला हुआ है ऐसे निकाले, हाँ बस निकाल दिया। आपने क्या किया बेटा, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द लास्ट आइटम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और ये कल हम खत्म करेंगे इस टॉपिक को। आपका काम ये होगा कि पास पेपर से हर किस्म का सवाल इन्वेंट्री वैल्यूएशन का निकाल के आप कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी मैंने अलाउ नहीं किया आपको, वो हम परसों प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं बताऊंगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो सवाल पास पेपर में है आप निकालें, करें, समझ में नहीं आए तो मुझसे आगे पूछें, और जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है वो फिर लाजमी डिस्कस करें। आइए, आपने परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से FIFO मेथड, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से आपके पास 50 किस्म की इन्वेंट्रीज थी, आपने सबके कार्ड बनाए, सबके एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी निकल गई, सही है। अब आपकी फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ए, उसका कार्ड बनाया तो उसमें एंडिंग इन्वेंट्री आ रही है 10 लाख। आपने बोला अच्छा, यानी कॉस्ट है 10 लाख, कॉस्ट है 10 लाख। अब आपने बोला यार ये इन्वेंट्री 10 लाख है, अभी मैंने ये 10 लाख रुपए की खरीदी थी, अब अगर मैं इसे मार्केट में सेल करूं तो 10 लाख से ज्यादा की बिकनी चाहिए ना। तो आपने मालूमात करवाई तो मालूम चला कि 10 लाख की इन्वेंट्री जो कार्ड में नजर आ रही है ना, इस इन्वेंट्री के पोर्शन में जहां ये इन्वेंट्री रखी हुई है आग लग गई थी, जिसकी वजह से इन्वेंट्री को कुछ नुकसान पहुंचे, या फिर अगर आग भी नहीं लगी, फैशन आउट हो गया थोड़ा सा, तो वो इन्वेंट्री अब मार्केट में जो है वो 10 लाख की इन्वेंट्री 9 लाख की सेल होगी। 10 लाख की आपको पड़ी है, मार्केट में 9 लाख की सेल होगी। अब आप खुद सोचें, अब आप अपनी बैलेंस शीट में अगर इन्वेंट्री ए को 10 लाख रुपए का लिखें और यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बताएं कि 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप इस बुनियाद पर इस इन्वेंट्री को 10 लाख रुपए लिखें कि मैंने खरीदी 10 लाख की थी तो मैं 10 लाख की लिखूंगा, तो क्या सही बात है? आपको यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या बताना है? आपके बिजनेस की क्या वर्थ है? बिजनेस की, भाई बिजनेस की क्या वर्थ है वो वर्थ बतानी है ना आपको। तो आप इन्वेंट्री की 10 लाख वैल्यू जो है वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप इस इन्वेंट्री की 9 लाख रुपए वैल्यू जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा रियलाइज नहीं हो सकती। एक एसेट या तो बिक कर फायदा देता है या यूज होकर फायदा देता है। बिक कर जो फायदा देता है ना, यूज होकर जो फायदा देता है, उसे बोलते हैं वैल्यू इन यूज, कितना फायदा देगा। लेकिन इन्वेंट्री तो यूज होकर फायदा नहीं देती, बिक कर फायदा देती है। तो बिक कर जो अमाउंट आपको मिलेगा, अगर वो कॉस्ट से कम हो जाए तो आपकी इन्वेंट्री जो आप अपनी बैलेंस शीट में लिख के देंगे ना, वो ओवर स्टेटेड होगी, गलत होगी। हालांकि आपने इन्वेंट्री सही काउंट की है, 10 लाख रुपए बिल्कुल सही लिखा है आपने, कोई आपने अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट नहीं की थी, लेकिन इसकी वैल्यू अब मार्केट में कम हो चुकी है, तो यू विल डिक्रीज इट और रिकॉर्ड करेंगे आप लॉस 1 लाख रुपए का। क्या ये सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। अगर आप बोल रहे नहीं करो भाई, 10 लाख ही रहने दो, फ्यूचर में ये इन्वेंट्री आपको सिर्फ 9 लाख रुपए कमा के देगी। इसका मतलब है इसकी असल वर्थ ही 9 लाख है बेटा। तो अगर आप आउटसाइडर को बता रहे हो कि मेरे पास 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, तो ये गलत है ना, क्योंकि इससे 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, आप दोबारा गलत समझे, आप दोबारा सुनिएगा। 10 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, आपने मालूम करवाया कि मैं अगर इसे सेल करूं तो मार्केट में कितने की सेल होगी, तो मालूम चला 9 लाख से ज्यादा में नहीं बिकेगी ये इन्वेंट्री, सिर्फ 9 लाख की बिकेगी। 9 लाख रुपए से 1 रुपया आपको ज्यादा नहीं मिल सकता। इसका मतलब है इसकी सेलिंग प्राइस, अगर हम नॉर्मल इन्वेंट्री होती, फैशन आउट नहीं होता, तो 10 लाख रुपए वाली इन्वेंट्री 12 लाख में सेल करते, हम 2 लाख का प्रॉफिट कमाते। लेकिन 10 लाख की इन्वेंट्री 10 लाख क्या 12 लाख क्या, ये 10 लाख में भी सेल नहीं होगी, 9 लाख में सेल हो रही है। तो आप इसकी वैल्यू कम, अभी कम होने की बात करें,
आप इसकी वैल्यू क्या करेंगे, कम करेंगे? कम नहीं करेंगे तो आप अपने एसेट ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री है ये आपको 9 लाख से ज्यादा रुपए मार्केट से लाकर नहीं दे सकती। लेकिन अगर इसके बरक्स बात करें, आप 10 लाख की इन्वेंट्री लिखी हुई है, मार्केट में इन्वेंट्री 20 लाख की बिकेगी, आज 20 लाख की मार्केट से मिल रही है, आप इसको बढ़ा के नहीं लिखेंगे, इसे आप 10 लाख का ही लिखे रहने देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, सुन लें, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने। ये कहता है कि अगर आपने किसी एसेट को अपने पास रिकॉर्ड किया हुआ है किसी वैल्यू पर, और आपको ये लग रहा है कि इसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ जाएगी ज्यादा में, कहां से आवाजें आ रही भाई? अरे यार छोड़ो, टाइम नहीं है। हमारे पास इन्वेंट्री 10 लाख रुपए की लिखी हुई है फॉर कोई भी एसेट, हमारे पास जिस वैल्यू पे लिखा हुआ है, अगर उतनी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू रियलाइज हो सकती है तो आप उस एसेट की वैल्यू बढ़ाकर नहीं लिखें। इसकी वजह है, अगर एक एसेट की वैल्यू ज्यादा रियलाइज हो सकती है और आप उसे बढ़ा के आज लिख दें और कल वो ज्यादा रियलाइज ना हो, तो फिर आपने तो झूठ बोला, है ना। और अगर किसी की वैल्यू कम रियलाइज होती है, हो सकती है, और आपने ज्यादा लिखी हुई है, तो आप उसे कम कर दें। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने पेपर दिया, घर गए, और घर जाके आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो टॉप करूंगा। आपने पेपर ऐसा दिया है हाँ, कि आप टॉप करेंगे, बोले मैं तो टॉप करूंगा और मुझसे ज्यादा किसी के मार्क्स हो ही नहीं सकते, आपने ऐसा कमेंट कर दिया। अब जब रिजल्ट आया तो आपने टॉप नहीं किया और आपके 98% आएगी, लेकिन आपने टॉप नहीं किया। अब घर वाले क्या बोलेंगे, जाओ तुमने तो कहा था तुम टॉप करोगे, दूसरों ने टॉप कर लिया, अब देखो तुम्हारी कितनी अच्छी परसेंटेज है, लेकिन तुमने जो पहले कमेंट कर दिया था उसकी वजह से अब तुम्हारी 98 की भी कोई वैल्यू नहीं रही। अब दूसरी सिचुएशन, आप घर गए, आप बोले नहीं मैं तो फेल हो जाऊंगा, इतना खतरनाक पेपर आया था कि मैं पास नहीं हो सकता। अब जब आपका रिजल्ट आया तो आपका बी ग्रेड आया, अब घर वाले क्या बोलेंगे, वाह जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी सिचुएशन खराब है, अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है, आप उसे अच्छा नहीं दिखाया, क्योंकि अगर फ्यूचर में वो अच्छी नहीं रही तो जिस शख्स को आपने वो सिचुएशन, वो जो पोजीशन बताई थी, वो उसके लिहाज से डिससेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी पोजीशन खराब है तो आप खराब पोजीशन फौरन कम्युनिकेट कर दें कि अगर फ्यूचर में अच्छी आ गई तो वाह वाह हो जाएगा, और अगर वही खराब पोजीशन आई तो वो हैरान नहीं होगा ये क्या हो गया। देखो मार्केटर भी यही करते हैं, मार्केटर्स वो क्या करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 10 क्वालिटीज हैं तो वो सिर्फ 8 कम्युनिकेट करते हैं आपको, और जब आप उसे यूज कर रहे हैं तो उसमें 10 क्वालिटीज निकली तो आप ओवर सेटिस्फाई हो जाएंगे और आप सबको बोलेंगे कमोडिटी यूज करें। लेकिन अगर उसमें 10 क्वालिटीज थी और आपको उसने 15 बताई और आपने खरीद ली कमोडिटी, बाद में उसमें 10 क्वालिटीज निकली, तो आप हालांकि 10 क्वालिटीज किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिल रही, इसमें मिल रही है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को बोलेंगे, झूठ बोलते हैं ये लोग, ये प्रोडक्ट नहीं खरीदना, खराब है ये, हालांकि वो प्रोडक्ट दूसरों से काफी अच्छी है। इसका मतलब है आप अच्छी पोजीशन क्या करें, कम्युनिकेट कर दे, नहीं करें, कम्युनिकेट नहीं करें। लेकिन अगर खराब पोजीशन आपकी होने वाली है तो आप उसे क्या करें। बिजनेस के अंदर जब अकाउंटिंग होती है ना, तो अगर आप कोई केस हारने वाले हो, आप अभी से बता दोगे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर आप कोई केस जीतने वाले हो, आप वो कम्युनिकेट नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो सामने यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी बुनियाद पे फैसला कर लेगा कि भाई ये तो केस जीत जाएंगे तो इनका इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे, उसकी बुनियाद पे उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, और असल में आप केस हार गए तो उसका तो इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी ना। और अगर आप कोई केस हारने वाले हैं, आपने बता दिया हम केस हारने वाले हैं, लेकिन आप फ्यूचर में केस जीत गए, तो जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसने वो गलत फैसला नहीं किया, तो फिर भी आप सेव हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंजर्वेटिव होना, कंजर्वेटिव। नॉर्मल लाइफ में भी हम कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव होने का मतलब होता है कि अच्छी अच्छी चीजें शो नहीं करें, खराब चीज सामने फौरन रख दें सामने वाली पार्टी के, तो वो आपसे हमेशा मुतमईन रहेंगे। बिजनेस के अंदर भी अगर आपकी ज्यादा इनकम आने वाली है, आप उसे कम्युनिकेट नहीं करें, जब आएगी जब कम्युनिकेट करें, अभी कम्युनिकेट नहीं करें, फ्यूचर में कम्युनिकेट करेंगे जब वो इनकम अर्न होगी। लेकिन अगर फ्यूचर में आपको नजर आ रहा है कि लॉसेस होने वाले हैं, तो आप फौरी तौर पर वो लॉसेस कम्युनिकेट कर देंगे सारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, क्योंकि अगर फिर फ्यूचर में लॉस हो गया तो वो बोलेंगे इन्होंने तो बता दिया था। अगर लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया, तो वो ओवर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, बोलेंगे तो अच्छा हुआ। तो इन्वेंट्री में भी यही केस है
इन्वेंट्री की अगर वैल्यू आपको लग रहा है कि मार्केट में कम हो गई है तो आप फौरन उसकी वैल्यू कम कर दें। लेकिन अगर उसकी वैल्यू आपको लग रहा है कि भाई ये जो इन्वेंट्री है ना हमारी 10 लाख की जो लिखी हुई है, अब मार्केट में ये 60 लाख की हो चुकी है, फ्यूचर में 2 साल बाद ये 60 लाख की हो जाएगी, एक महीने बाद 60 लाख की हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं, तो आप इस चीज को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप उसे 10 लाख का ही लिखा रहने देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं जिससे आपको खरबों का फायदा होगा, ये आप कम्युनिकेट नहीं करें, फजूल में ज्यादा करके नहीं बताएं। लेकिन अगर आपको लॉसेज होने वाले किसी चीज से, आप फॉरन कम्युनिकेट करेंगे। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म? 9 लाख की आपको ये पता, आपने मार्केट में मालूम करवाया तो आपको मालूम चला है कि 9 लाख में ही रियलाइज होगी, कैश नहीं। 10 लाख की इन्वेंट्री बहुत सारी परचेज की थी, अभी रिमेनिंग 10 लाख की है और उसकी पेमेंट हम पीछे कर चुके हैं, अभी हम बेच नहीं रहे उसको, वो तो अभी बिकी नहीं है, वो तो पड़ी हुई है स्टोर में। लॉस होगा भले, तो उस लॉस को अभी रिकॉर्ड करो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कह रहा है कि सेल के दिन का वेट नहीं करें आप बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, आप उस इन्वेंट्री को अभी ही 9 लाख का करके 1 लाख का लॉस अभी रिकॉर्ड करें, फ्यूचर में रिकॉर्ड नहीं करें। लेकिन अगर इस इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई है तो फिर आप उसको बढ़ा के ना दिखाएं, जब सेल हो और जब रियलाइज हो उसी टाइम बताएं। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको समराइज करूं, हर कोई बुशरा बन जाता है। अगर मैं समराइज करूं तो इसको कैसे, नाराज नहीं हो बेटा, इसको ऐसे बोलते हैं, देखें, एक्सपेक्टेड लॉसेस शुड बी कम्युनिकेटेड एट द फर्स्ट प्लेस, और एक्सपेक्टेड गेन और प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड। देखिए जो हो गया गेन वो तो आप शो करेंगे, जो लॉस हो गया वो तो आप शो करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शो नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉस शो करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये हर जगह है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, गौर से सुनिएगा। बैड डेट्स पढ़ा था आपने? बैड डेट्स में क्या करते हैं, बैड डेट्स को अभी रिकॉर्ड करते हैं, हालांकि हुआ थोड़ी होता है वो तो फ्यूचर में होगा। लेकिन अकाउंटिंग क्या कह रही है, अगर कोई आपको लॉस फ्यूचर में होने की उम्मीद है तो उसे अभी आप कम्युनिकेट करें। और जो हमारा बैड डेट्स है ना, असल में वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की ही एप्लीकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, फ्यूचर के लॉसेस को अभी कम्युनिकेट करो, एंड बैड डेट्स अभी का लॉस नहीं है, फ्यूचर का लॉस है, और हम उसको बैड डेट्स की एंट्री बनाकर अभी के अभी एक्सपेंस बना के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो कल हमें एक मेथड पढ़ना है इन्वेंट्री का, और वो यही मेथड है कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट के मुकाबले में अगर उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो गई है तो आप उसको क्या करेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू बढ़ गई है तो उसको बढ़ाएंगे नहीं, उसको किस पर रहने देंगे, कॉस्ट पर ही रहने देंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी को कहते हैं। आज मैंने जर्नल अल्फाजों में बात की है, कल आके हम टर्म्स में बात करेंगे। एनआरवी को निकालने का तरीका है, कॉस्ट तो हमने डिटरमिन करने का तरीका सीख ही लिया, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। आज हमने जर्नल बात की, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म सिर्फ इन्वेंट्री के लिहाज से नहीं बताया। एक और एग्जाम्पल ले लो, आपके पास एक मशीनरी है, मशीनरी, मैंने आपसे पेपर में पूछ लिया डिफाइन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ इन्वेंट्री लिखेंगे उसमें। उसने, आपके पास एक मशीनरी है, मशीनरी, और आपने उस मशीनरी को खरीदा था 1 लाख रुपए का। कितने का खरीदा था? आज उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, आज की वैल्यू आपके मुताबिक 1 लाख है। आपने मालूम करवाया तो आपको मालूम चला कि ये मशीनरी पूरी लाइफ में हमें सिर्फ 80,000 का प्रॉफिट दे सकती है, बस, फिर ये एक्सपायर होकर खत्म हो चुकी होगी। और मार्केट में इसको सेल करें ना अभी तो 90,000 से ज्यादा में सेल नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं, ये जो मशीन है असल में ये है ही कितने की? गलत बोल रहे हैं आप, गौर से सुने, दोबारा सुने। 1 लाख रुपए की, आपकी बुक्स के मुताबिक वो 1 लाख रुपए की है। आपने मालूम करवाया तो आपको मालूम चला कि अगर इस मशीन को आज हम बेच दें तो 90 की बिकेगी, और बेचे ना बल्कि यूनिट्स बनाए तो ये मशीन में सिर्फ हमें 80,000 का प्रॉफिट दे सकती है, 80,000 रुपए कमा के दे सकती है बस। तो इस इन्वेंट्री की असल वैल्यू क्या हुई, इस मशीन की असल वैल्यू क्या हुई? 90,000। यानी आपको अगर ये मशीनरी 80,000 रुपए कमा के दे सकती है अगर यूज करो, और 90,000 रुपए दे सकती है अगर बेचो, तो आप क्या करोगे, आज के आज इसको बेच दोगे। इसका मतलब असल में इस मशीनरी की वैल्यू ना 1 लाख है ना 80,000 है, इसकी वैल्यू कितनी है? और अगर आपने 90,000 वैल्यू ना बताई और यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बोल रहे हैं मशीन 1 लाख की है, तो आप गलत बात कर रहे हैं। आपको खुद को पता है
कि इसकी असल वैल्यू 1 लाख नहीं है, वो तो बुक्स में लिखी हुई है, ये 1 लाख रुपए कमा के हमें नहीं देगी मशीनरी, बल्कि सिर्फ 90,000 रुपए बिक कर दे सकती है। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। बैलेंस शीट में हर चीज नेट रिलायजेबल वैल्यू पे ही कम्युनिकेट होती है। अल्लाह हाफिज।